गाइस, आज के इस इंटेंस एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही जादुई और मिस्टिकल सीन के साथ। यू हाओ और मरमेड प्रिंसेस लीया एक साथ खड़े हैं। तभी एक बहुत ही अजीब चीज होती है। लीया की उस मरमेड टेल पूंछ के नीचे से एक के बाद एक कई सारी सोल रिंग्स बाहर आने लगती हैं। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे समझ आएगा कि ये वही रिंग्स हैं जो यू हाओ ने अपनी स्पिरिट आइज पहली मार्शल सोल पर अटैच की हुई थी। मतलब यूहाओ की सोल रिंग्स अब ली या के पास थीं। और तभी वो आठवीं रिंग, जो एकदम खौफनाक ब्लड रेड कलर की थी, वो तेजी से चमकने लगती है। यूहाओ जो डीप और डार्क मंत्र पढ़ रहा था, अचानक उसके मंत्रों के साथ एक और आवाज जुड़ जाती है। वो आवाज बहुत ही सुरीली और ब्राइट थी। जी हाँ गाइस, वो आवाज ली या की थी। यूहाओ जो भी शब्द बोल रहा था, ली या बिल्कुल उसी टाइमिंग के साथ वही शब्द रिपीट कर रही थी। अब गाइज मैं आपको बताता हूं कि ये हो क्या रहा है। ली या एक 100,000 साल की सोल बीस थी और उसने यूहाओ को टोटल 4 स्किल्स दिए थे, 2 रिंग्स से और 2 बोन्स से। अभी जो स्किल वो यूज कर रही थी उसका नाम था मर्मेड्स डुएट। और ये रिंग्स ली या की बॉडी पर इसलिए दिख रही थी क्योंकि वो एक और स्किल यूज कर रही थी जिसका नाम था मर्फोक कंट्रोल। ये मर्फोक कंट्रोल एक प्योर सपोर्टिंग स्किल है, लेकिन ये भयंकर रूप से इफेक्टिव है। ये स्किल ली या को ये पावर देती है कि वो यूहाओ की स्पिरिट आइज वाली स्किल्स का पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो इन स्किल्स को सिर्फ आधी स्पिरिचुअल पावर यूज करके ही परफॉर्म कर सकती है। अब जरा यूहाओ की सिचुएशन समझो गाइस। उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं। नॉर्मली उसे अपनी सोल्स के बीच स्विच करने में टाइम और एनर्जी लगती थी, लेकिन ली या के होने से ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। इमेजिन करो, अगर यू हाओ लड़ाई के मैदान में अपनी दूसरी सोल आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन का इस्तेमाल कर रहा है, तो ली या उसी वक्त उसकी पहली सोल स्पिरिट आइस की स्किल्स यूज करके उसे बैकअप दे सकती है। ये लिटरली ऐसा है जैसे लड़ाई में यू हाओ के साथ एक और यू हाओ खड़ा हो गया हो। लेकिन हाँ, इस स्किल की कुछ लिमिटेशंस भी थीं। लिया सिर्फ स्पिरिचुअल टाइप की स्किल्स यूज कर सकती थी। वो वोंग क्यूअर की दी हुई स्किल्स यूज नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब क्यूअर ने अपनी जान देकर यूहाओ को बचाया था, तो वो ताकत सिर्फ और सिर्फ यूहाओ के लिए ही बनी थी। खैर, अभी जो मेन फोकस था वो मर्मेड्स डुएट पर था। इस स्किल का काम बहुत ही सिंपल लेकिन डिस्ट्रक्टिव था। ये यूहाओ की किसी भी स्पिरिचुअल स्किल के इफेक्ट को डबल यानी दुगना कर देती थी। चूंकि यूहाओ का ये नेक्रोमांसर वाला मंत्र ग्रे सोल रिंग भी एक तरह से स्पिरिचुअल पावर का ही यूज कर रहा था, तो जरा इमेजिन करो, अगर उस नेक्रोमांसर की पावर दुगनी हो जाए तो क्या होगा? इसका जवाब अगले ही सेकंड यूहाओ के सामने आ गया। गाइस, वहां एक या दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 18 स्पेक्ट्रल गेट्स एक साथ खुल गए। जी हां गाइस, 18 पिच ब्लैक दरवाजे एक लाइन में खड़े हो गए। यूहाओ को जल्दी से अपने डोमेन की रेंज बढ़ानी पड़ी ताकि वो इन सारे दरवाजों को दुनिया की नजरों से छुपा सके। यूहाओ ने शौक में ली या की तरफ देखा और ली या ने बस एक प्यारी सी स्माइल दी। इन 18 दरवाजों का मतलब समझते हो गाइस? इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब श्रेक एकेडमी की तीनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स नॉर्मल स्पीड से दुगनी तेजी से बाहर आ सकती थी और अटैक करके वापस भी भाग सकती थी। ये स्पीड इस मिशन में सबसे ज्यादा क्रिटिकल थी। यूहाओ ने ली या को नॉड किया और फिर रेडिएंट सिटी की तरफ घूमा। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट था। द शो इज अबाउट टू बिगिन, यानी खेल अब शुरू होने वाला है। ये बोलते ही यूहाओ ने उस रिमोट का बटन जोर से दबा दिया। उसी सेकंड उस रिमोट से एक बहुत ही अजीब सी वेव निकली, जिसमें सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों मिक्स थीं। ये वेव सीधा आसमान की तरफ भागी और फिर भूम! गाइस, रेडिएंट सिटी का वो शांत रात का आसमान अचानक से एक भयंकर और कान फाड़ देने वाले धमाके से दहल उठा। शहर के एकदम ऊपर आसमान में एक बहुत ही विशाल और खौफनाक आग का गोला फट पड़ा। शहर की वो शांति पलक झपकते ही चकनाचूर हो गई। अगले ही पल पूरे शहर में कान चीर देने वाले अलार्म बजने लगे। हवा में उड़ने वाले सारे सर्वेलांस ड्रोन्स और राडार्स फुल पावर पर एक्टिवेट हो गए। लेकिन क्या इसका कोई फायदा था? यूहाओ के चेहरे पर एक बहुत ही ईविल और मॉकिंग स्माइल आ गई। उसने रुकना नहीं चुना। उसने उस रिमोट का बटन बार बार दबाना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम, बूम बूम बूम। गाइस, आसमान में भयंकर धमाकों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक लगातार अनगिनत ड्रोन्स और राडार्स फट रहे थे। उन धमाकों की आवाज इतनी लाउड थी कि जमीन कांप रही थी। पूरा आसमान किसी भयंकर आतिशबाजी के शो में बदल चुका था।
शहर के अंदर मौजूद वो सोल इंजीनियर्स जो अपने अपने स्टेशंस पर बैठे थे, वो पूरी तरह से सन्न रह गए। उनका दिमाग हैंग हो चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उनके राडार्स ने तो कोई अटैक डिटेक्ट नहीं किया था। आसमान से कोई मिसाइल नहीं आई थी, जमीन से कोई लेजर फायर नहीं हुई थी, तो फिर उनके एरियल सर्विलांस ड्रोन्स अपने आप एक के बाद एक कैसे फट रहे थे? जमीन पर जो स्क्रीन्स उन ड्रोन से कनेक्टेड थीं, वो अचानक से एक एक करके ब्लैकआउट होने लगी। हर मॉनिटर पर सिर्फ सिग्नल लॉस्ट आ रहा था। पूरे शहर के कोने कोने से चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। लेकिन आसमान में वो मौत का खेल अभी भी जारी था। पूरा आसमान लाल, नीले और पीले रंग के धमाकों से जगमगा रहा था। इस भयंकर शोर में एम्परर एक्सू तियानरान हड़बड़ाकर अपनी नींद से जाग जाता है। वो तुरंत भागकर रॉयल पैलेस से बाहर आता है और आसमान का नज़ारा देखकर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? वो चिल्लाता है। लेकिन कोई उसे जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे आसमान की वो आंखें फूट रही थी, रेडिएंट सिटी का पूरा डिफेंस सिस्टम पागलों की तरह एक्टिवेट हो चुका था। इंजीनियर्स पागलों की तरह मॉनिटर्स पर कोई भी सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सब कुछ बेकार था। धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और स्क्रीन्स पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा रहा था। रेडिएंट सिटी आज रात पूरी तरह से अंधी होने वाली थी। रॉयल पैलेस की मेन डिफेंसिव शील्ड तुरंत एक्टिवेट कर दी गई, जिसने पूरे महल को कवर कर लिया। लेकिन वो जो 4 मेन सोल टूल फ्रंट्स थे, उन्होंने अपनी हाई पावर्ड कंप्रेशन शील्ड्स एक्टिवेट नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर वो शील्ड्स चालू कर देते तो उनकी सारी पावर खत्म हो जाती और वो पलटवार नहीं कर पाते। और सबसे कड़वा सच ये था गाइस, कि ऐसे क्रिटिकल टाइम में किसी को भी आम जनता की जान की परवाह नहीं थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शहर की इंपीरियल गार्ड भी रिएक्ट नहीं कर पाई। आसमान से लगातार टूटते हुए मलबे और धमाकों की गूंज में पूरा शहर केओस में डूब गया। और गाइस, रेडिएंट सिटी फाइनली पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। यूहाओ का पहला और खौफनाक स्टेप 100% सक्सेसफुल था। जैसे ही ये तबाही मच रही थी, उन 18 ब्लैक स्पेक्ट्रल गेट्स में से एक के बाद एक भारी भरकम जुगाई डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स बाहर धकेले जाने लगे। सोल इंजीनियर्स बिना कोई आवाज किए बाहर आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दूर आसमान में उस भयंकर आतिशबाजी को देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दुनिया का सबसे सेफ शहर है। ये उनकी जिंदगी का सबसे भयंकर और शानदार फायरवर्क शो था। यूहाओ के चेहरे पर एक ठंडी और खतरनाक चमक आ गई। उसने वो रिमोट वापस रख लिया। उसने आधी रात सिर्फ उन मेटल प्लेट्स को चिपकाने में बर्बाद की थी और अब उसका वो गॉड लेवल हैक काम कर चुका था। उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के जरिए सबको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 300 जुगाई डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स एक सीधी लाइन में सेट हो गए। एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन। हैवी आर्टिलरी लीजन के बाहर आने के तुरंत बाद फोर्ट लीजन और टैंक सेक लीजन भी उन 18 दरवाजों से बाहर आ गईं। फोर्ट लीजन वाले अपने किले नहीं लाए थे, बल्कि वो अपने हैवी वेपन्स लेकर हैवी आर्टिलरी के बगल में सेट हो गए। ही कटो खुद उनको कमांड कर रहा था। वहीं टैंक सेक लीजन वाले फुल गियर में सबको साइड से कवर दे रहे थे। यू हाओ ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वो आसमान में गूंज रहे उन धमाकों को सुन रहा था। टैंग वूतोंग, बेबे, जू सैनशी और बाकी सब उसके पास आकर खड़े हो गए। उन सब की आंखों में यू हाओ के लिए एक अनकही इज्जत और हैरानी थी। इस अकेले लड़के ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन था। ये लिटरली सन मून एम्पायर का सबसे बुरा सपना बन चुका था। लगभग 10-15 मिनट बाद वो धमाके फाइनली रुके। आसमान से सिर्फ धुआं, धूल और ड्रोन्स के मेटल के टुकड़े बारिश की तरह जमीन पर गिर रहे थे। रेडिएंट सिटी अब बैकअप ड्रोन्स उड़ाने की तैयारी कर रहा था और पूरी डिफेंस आर्मी सड़कों पर आ चुकी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ठीक इसी पल यूहाओ के पीछे वो 300 जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स की डार्क और सिनिस्टर तोपें पूरी तरह से चार्ज हो चुकी थीं। हर एक सोल इंजीनियर की सांसें भारी हो चुकी थीं। वो समझ चुके थे कि अब तबाही का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, यूहाओ की उस खौफनाक गोस्ट आर्मी के साथ। उन 300 सोल इंजीनियर्स को ये तो नहीं पता था कि उनके कमांडर यानी यूहाओ ने आसमान के सारे सर्विलेंस ड्रोन्स को कैसे उड़ाया। लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि आज की रात इतिहास के पन्नों में खून से लिखी जाने वाली है। ये एक ऐसी रात थी जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाले थे। उन सब के अंदर लड़ने की एक भयंकर आग और विल पावर कूट कूट कर भर चुकी थी।
तभी गाइस यूहाओ अचानक अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो आंखें खोलता है उसकी आंखों से 1-1 मीटर चौड़ी 2 भयंकर गोल्डन लाइट की बीम्स किसी लेजर की तरह बाहर निकलती हैं। ये लाइट इतनी ज्यादा डेंस थी कि वो लगभग फिजिकल यानी मटीरियल लग रही थी। उसी सेकंड एक खौफनाक और प्रोफाउंड स्पिरिचुअल वेव चारों तरफ फैल जाती है और वहां खड़े हर एक सोल इंजीनियर के दिमाग में सीधा यूहाओ की आवाज गूंजती है, स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि ये ज़ूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स कितनी खतरनाक थीं। नॉर्मली एक कैनन में 48 गोले लोड होते थे। आमतौर पर इन गोलों को फायर करने के लिए सिर्फ मिल्क बॉटल्स और सोल पावर का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज का दिन नॉर्मल नहीं था। मिशन पर निकलने से पहले ही इन सबको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिल चुका था। इन 448 नॉर्मल गोलों को हटाकर उनकी जगह 448 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स लोड किए गए थे। गाइस, ये कोई आम गोले नहीं थे, ये लिटरली मिसाइल्स थीं। जरा सोचो, हैवी आर्टिलरी लीजन ने आज जितने गोले अपनी तोपों में लोड किए थे ना, वो पूरी की पूरी टैंक सेक्ट की साल भर की एनुअल प्रोडक्शन का लगभग आधा हिस्सा था। मतलब उन्होंने अपना पूरा खजाना आज इसी एक हमले में झोंक दिया था। यूहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के जरिए उन 300 इंजीनियर्स के दिमाग में एक 3 डायमेंशनल मैप शेयर कर दिया था। अब हर एक इंसान को अपना अपना टारगेट एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। और फिर यूहाओ पूरी ताकत से चिल्लाया, फायर! गाइस, इतिहास में पहली बार 300 ज़ूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स ने एक साथ फायर किया। वुश 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 वुश, हवा को चीरते हुए भयंकर आवाजें आने लगीं। ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी गाइस, इसमें एक रिदम था, एक फ्लो था, जैसे कोई बहुत ही ग्रैंड और डिस्ट्रक्टिव सिम्फनी बज रही हो। टैंक सेक के मेंबर्स के पीछे से आग और रोशनी के बड़े बड़े पिलर्स निकले, जो अपने पीछे एक बहुत ही ब्रिलियंट और चमकती हुई ट्रेल छोड़ते हुए सीधा रेडियंट सिटी की तरफ उड़ने लगे। एक झटके में 300 तोपों ने 16-16 गोले दागे। मतलब एक ही सेकंड में 4800 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स आसमान में उड़ चुके थे। पीछे खड़ा हे कैताओ ये सब देखकर दर्द से अपना चेहरा सिकोड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका सारा कीमती पैसा धुएं में उड़ रहा था। गाइस, 4800 स्टेशनरी शेल्स, इतना भयंकर और खर्चीला अटैक तो खुद सन मून एम्पायर भी नहीं करता, जो कि टेक्नोलॉजी का बाप है। लेकिन यूहाओ, उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसने एकदम दिल खोलकर तबाही मचाई। वो 4800 गोले आसमान में गए और फिर किसी फूल की तरह चारों तरफ बिखर गए। ये नज़ारा जितना खूबसूरत था उतना ही ज्यादा खौफनाक भी। बेबे ये देखकर हैरान था। वो धीरे से बुदबुदाया, क्या हमारे लिटिल जूनियर ब्रदर यानी यूहाओ ने टैंक सेक्ट की हिडन वेपन टेक्निक्स को आर्टिलरी फायर के साथ मिक्स कर दिया है? जी हाँ गाइज, नॉर्मली एक कैनन के 16 बैरल्स सिर्फ एक ही टारगेट पर एम कर सकते थे। इंसान के लिए एक साथ 8 अलग अलग टारगेट्स को हिट करना इम्पॉसिबल था। लेकिन यूहाओ के पास उसका गॉड लेवल स्पिरिचुअल कंप्यूटर यानी दिमाग था। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को डिवाइड करके उन 300 तोपों को पूरे 240 प्रिसाइज टारगेट्स दे दिए थे। और ये तोपें एक साथ नहीं बल्कि एक ऑर्डर में फायर हो रही थीं, इसीलिए ये एक सिम्फनी की तरह लग रहा था। और फिर शुरू हुआ तबाही का वो मंजर। आसमान के राडार्स तो पहले ही उड़ा दिए गए थे, लेकिन जमीन से 500 मीटर ऊपर अभी भी कुछ लो एल्टीट्यूड ड्रोन्स बचे हुए थे। जैसे ही उन्होंने 4800 गोलों को अपनी तरफ आते देखा, उन्होंने तुरंत वार्निंग सिग्नल्स भेज दिए। रेडिएंट सिटी के चारों कोनों पर मौजूद उन 4 सोल टूल फ्रंट्स ने बिना एक सेकंड की देरी किए अपनी लिंक डिफेंसिव शील्ड्स एक्टिवेट कर दी। उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन किस चीज पर अटैक कर रहा है, इसीलिए ये उनका बेस्ट पॉसिबल रिएक्शन था। बूम 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 बूम। सबसे पहले धमाके इन्हीं चारों कोनों पर हुए। चूंकि उनके पास एरियल राडार्स नहीं थे, वो अंधी हो चुकी थीं। वो सिर्फ अपने ग्राउंड राडार्स के भरोसे उन मिसाइल्स को हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गोले इतनी ज्यादा तादाद में थे कि वो हर एक को रोक नहीं पा रहे थे। कुछ गोले हवा में फट रहे थे तो कुछ सीधा उन डिफेंसिव शील्ड से टकराकर फूट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर में दिवाली के पटाखे फूट रहे हों, लेकिन ये पटाखे मौत बांट रहे थे। और इसी बीच वो जो 500 मीटर वाले लो एल्टीट्यूड ड्रोन्स थे, यूहाओ ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन 200 ड्रोन्स में से आधे ड्रोन्स पलक झपकते ही हवा में भून दिए गए। शहर के वो 4 मेन फ्रंट्स खुद को बचाने में लगे हुए थे, तो ड्रोन्स को बचाने कौन आता? सेकेंड राउंड फायर!
अभी शहर के कोनों पर धमाके रुक भी नहीं पाए थे कि यूहाओ ने अपना दूसरा खौफनाक ऑर्डर दे दिया। वोश 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 वोश, तबाही की दूसरी सिम्फनी गूंज उठी। 4800 स्टेशनरी शेल्स का एक और भयंकर झुंड आसमान को चीरता हुआ रेडिएंट सिटी की तरफ रॉकेट की तरह उड़ा। हे कैताओं ने फिर से दर्द में अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन बाकी के सोल इंजीनियर्स अब खुशी और पैशन से पागल हो रहे थे। ये थी एक मॉडर्न बैटल। वो अपने दुश्मन से मीलों दूर खड़े होकर सिर्फ अपनी फायर पावर के दम पर उन पर कहर बरसा रहे थे। उनके पीछे 18 स्पेक्ट्रल गेट्स खुले हुए थे, मतलब जब चाहे वापस भाग सकते थे। उनका मोराल इस वक्त 7वें आसमान पर था। बूम 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 बूम, धमाकों की आवाजें अब बिना रुके आ रही थीं। इस बार यूहाओं ने सिर्फ 4 फ्रंट्स को ही नहीं, बल्कि हवा में बचे खुचे ड्रोन्स को भी निशाना बनाया। दूसरी वेव के बाद शहर के पास एक भी लो एल्टीट्यूड ड्रोन नहीं बचा था। रेडिएंट सिटी पूरी तरह से अंधी और बेबस हो चुकी थी। तभी यूहाओ ने हे कैताओ की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, थर्ड राउंड के लिए तैयार रहो। सेकंड सीनियर ब्रदर, मुझे वो दो। हे कैताओ की आंखों में उस चीज के लिए एक लालच और प्यार था। वो उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन इस क्रिटिकल टाइम पर उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसके हाथों में एक बहुत ही विशालकाय सिल्वर रंग की तोप अपीयर हुई और उसने वो यूहाओ को दे दी। गाइस, ये कोई आम तोप नहीं थी। ये 2 मीटर यानी लगभग 6.5 फुट लंबी थी और इसके बैरल का डायमीटर 250 मिलीमीटर था। ये एक अल्टीमेट हैवी वेपन था। यूहाओ ने उस भारी भरकम तोप को अपने कंधे पर रखा और एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। उसने तोप को एकदम फर्मली पकड़ा और एक पत्थर की मूर्ति की तरह फिक्स हो गया। वो सीधा अपने स्कोप से अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रहा था। अगजुतियारन, मेरे इस ताइयाह का वार झेल कर दिखाओ, यूहाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। थर्ड वेव, फायर! वुश 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 वुश। इस बार उन जूगे कैनन्स के अंदर बचे हुए सारे के सारे गोले एक साथ फायर कर दिए गए। मतलब इस आखिरी वेव में एक दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 4800 क्लास 4 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स आसमान में उड़े। और इस बार वो इधर उधर नहीं बिखरे। इस बार उन सब का सिर्फ एक ही टारगेट था, सीधा रॉयल पैलेस। गाइज, पिछले 2 राउंड्स में यानी 9600 शेल्स ने ही उन चारों सोल टूल फ्रंट्स की हालत खराब कर दी थी। उनकी लिंक डिफेंसिव शील्ड्स टूटने के कगार पर थीं और इंजीनियर्स की सोल पावर और मिल्क बॉटल्स लगभग खत्म हो चुकी थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खौफनाक अटैक नहीं देखा था। तो अब इस तीसरी वेव को यानी 40,800 शेल्स को वो कैसे रोकते? वो सारे गोले आसमान को फाड़ते हुए सीधा रॉयल पैलेस के ऊपर आ गए। लेकिन तभी रॉयल पैलेस की मेन वॉल अचानक से चमक उठी और वहां से 16 भयंकर गोल्डन पिलर्स सीधे आसमान की तरफ निकले। ये 16 गोल्डन पिलर्स 500 मीटर आसमान में पहुंचे और उन्होंने हवा में एक भयंकर झाड़ू की तरह उन गोलों को साफ करना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम, आसमान में अनगिनत धमाके हुए। ज्यादातर गोले नीचे गिरने से पहले ही उन गोल्डन पिलर्स की वजह से हवा में ही फट गए। जो बचे खुचे गोले पैलेस की शील्ड से टकराए, वो सिर्फ पानी में पत्थर गिरने जैसी छोटी छोटी लहरें यानी कि रिपल्स ही बना पाए और डिस्ट्रॉय हो गए। वो 16 पिलर्स लिटरली महल की रक्षा करने वाले डिवाइन पिलर्स लग रहे थे। लेकिन गाइज, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। ठीक उसी वक्त जब वो पिलर्स गोलों को उड़ा रहे थे, आसमान में 5000 मीटर ऊपर एक सफेद रोशनी की बीम अपीयर हुई। ये बीम एक सफेद भाले की तरह थी और इसकी नोक सीधा नीचे की तरफ पॉइंट कर रही थी और फिर वो एक फ्लैश में नीचे गिरी। ये वाइट बीम इतनी ज्यादा तेज थी कि ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से कोई तारा टूटकर सीधा नीचे गिर रहा हो। और सबसे कमाल की बात यह थी कि ये बीम हवा में लगातार अपना एंगल बदल रही थी। वो उन 16 गोल्डन पिलर्स और धमाकों के बीच से ऐसे सांप की तरह निकल रही थी कि एक भी धमाका उसे टच नहीं कर पाया। और फाइनली वो शूटिंग स्टार यानी कि सफेद बीम सीधा आकर रॉयल पैलेस की उस अल्टीमेट प्रोटेक्टिव शील्ड से टकरा गई। टीच! कान चीरने वाली एक भयंकर आवाज आई। वो वाइट बीम किसी ड्रिल मशीन की तरह भयंकर स्पीड में घूमने लगी और उस शील्ड के अंदर घुसने यानी कि इंपेल करने की कोशिश करने लगी। शील्ड के अंदर भयंकर अलार्म्स बजने लगे और प्रोटेक्टिव बैरियर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करते हुए एकदम अंधा कर देने वाली रोशनी फेंकने लगा। यूहाओं ने वो वाइट बीम सीधा एम्परर के महल पर फायर की थी। वो वाइट लाइट इतनी खौफनाक थी कि वो महल की अल्टीमेट शील्ड को एक भयंकर और इरिटेटिंग आवाज के साथ चीरती हुई अंदर घुसने लगी। महल के अंदर से कई सारी लाइट्स उस वाइट बीम को तोड़ने के लिए आईं, लेकिन कुछ ही पल के लिए वो बीम रुकी और फिर सीधा शील्ड के सरफेस पर चिपक गई।
अंदर खड़े सोल इंजीनियर्स को लगा कि चलो खतरा टल गया, लेकिन तभी उस वाइट बीम की नोक से एक बहुत ही बारीक और पतली सी लाइट निकली और बिना कोई आवाज किए महल की मोटी दीवारों को चीरती हुई अंदर घुस गई। शिट! एम्परर जू तियानरान, जो अपने सोने वाले कमरे के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था, वो तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपने शरीर से एक पर्पल लाइट रिलीज की और पलक झपकते ही एक पर्पल गोल्ड ह्यूमन शेप्ड सोल टूल यानी कि एक अल्टीमेट मेका सूट ने उसे पूरी तरह से कवर कर लिया। जू तियानरान तुरंत जमीन पर झुका और अपने हाथ पैर मोड़ लिए ताकि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो। उसकी ये स्पीड इतनी तेज थी कि वहां खड़ा कोई भी गार्ड उसे देख तक नहीं पाया, और जैसे ही जू तियानरान का डिफेंस रेडी हुआ, पूरा का पूरा पैलेस भयंकर तरीके से कांपने लगा। बूम! महल के एकदम नीचे से कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। जमीन फाड़कर एक सफेद लाइट का पिलर सीधा आसमान की तरफ निकला। शुरुआत में यह पिलर सिर्फ एक हाथ जितना मोटा था, लेकिन अगले ही सेकंड ये किसी भयंकर तूफान की तरफ फैलने लगा। इसकी वाइट रिपल्स चारों तरफ हर एक चीज को निगलने लगीं। महल की जो भी बिल्डिंग्स इन रिपल्स की चपेट में आईं, वो पलक झपकते ही वेपराइज यानी कि भाप बनकर उड़ गईं। वहां खड़े गार्ड्स का तो नामो निशान ही मिट गया। लेकिन गाइस, सन मून एम्पायर भी कोई छोटा मोटा एम्पायर नहीं है। जैसे ही ये तबाही मची, महल के अंदर अनगिनत ट्रम्प कार्ड्स एक्टिवेट हो गए। तरह तरह के कलर्स की शील्ड्स उस वाइट लाइट को रोकने के लिए सामने आ गईं। अब जरा जू तियानरान की हालत देखो। वो उस धमाके के एकदम सेंटर में फंसा हुआ था। उसे फील हो रहा था कि एक बहुत ही खौफनाक सोल पावर उसके शरीर को चीरने की कोशिश कर रही है। उसके मेका सूट और सारे प्रोटेक्टिव टूल्स अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा रहे थे। फाइनली जब वो उस वाइट लाइट से रेंगते हुए बाहर निकला, तो उसका वो पर्पल गोल्ड मेका सूट बुरी तरह से क्रैक हो चुका था। उसके नकली पैर यानी कि प्रोस्थेटिक्स पूरी तरह से चिथड़ों में बदल चुके थे। वो लिटरली अपने हाथों के बल रेंगता हुए मौत के मुंह से बाहर निकला था। इस एक धमाके ने पूरे महल के 80% हिस्से को खंडहर में बदल दिया था। अब गाइस, सीन शिफ्ट होता है रेडिएंट सिटी के बाहर, जहां हमारा यूहाओ और उसकी आर्मी मौजूद थी। रिट्रीट! वापस भागो! यूहाओ ने चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया। उसने वो भारी भरकम सिल्वर तोप हे कैटाओ को वापस पकड़ा दी। 300 भारी तोपें तेजी से उन 18 स्पेक्ट्रल गेट्स के अंदर जाने लगीं। उन सबको कवर करने के लिए एक विशाल गोल्डन शील्ड एक्टिवेट हो गई। लेकिन तभी रेडिएंट सिटी की तरफ से आसमान को चीरते हुए कई सारी लाइट्स उनकी तरफ आने लगीं। ये कोई आम बात नहीं थी गाइस। रेडिएंट सिटी दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, और उन पर इतना भयंकर अटैक होने के बाद उनका रिटेलिएट करना तो पक्का था। चूंकि आसमान के सारे रेडार्स यूहाओ ने उड़ा दिए थे, इसलिए शहर वालों को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी। मतलब वो बस उस डायरेक्शन में अंधाधुंध बम बरसा रहे थे ताकि यूहाओ और उसकी आर्मी वहीं दबकर मर जाए। लेकिन हमारा यूहाओ तो पहले से ही ये सब सोचकर बैठा था। उसने तुरंत वो लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स एक्टिवेट कर दिए जो उसने सन मून एम्पायर के ही पिछले शहरों से लूटे थे। सोचो, दुश्मन के ही हथियार से दुश्मन के हमले रोके जा रहे थे। कारपेट बॉम्बिंग ज्यादा डैमेज नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैले हुए अटैक थे। सिर्फ 10 मिनट के अंदर 300 तोपें पूरी तरह से स्पेक्ट्रल गेट्स के अंदर जा चुकी थीं। लेकिन तभी यूहाओ के स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने कुछ ऐसा पकड़ा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। महल के खंडहर से 3 बहुत ही पावरफुल ऑरा वाली परछाइयां आसमान में उड़ी और सीधा बिजली की स्पीड से यूहाओ की तरफ आ रही थीं। क्लास 9 सूल इंजीनियर्स। यूहाओ ने तुरंत समझ लिया, ये तीनों सन मून एम्पायर के इंपीरियल श्राइन के टॉप टियर लेजेंड्स थे, और उनमें से एक के हाथ से एक गोल्डन सिल्वर लाइट का पिलर सीधा यूहाओ की प्रोटेक्टिव शील्ड पर आकर गिरा। भूम! शील्ड बुरी तरह से कांप उठी और उसमें से भयंकर आवाजें आने लगीं। यूहाओ का दिमाग तुरंत चला, ये तो सन मून डिवाइन नीडल है। इसका मतलब स्टार स्काई डोलू यो यहां आ चुका है। गाइस, यूहाओ को ये पता था कि ये लोग आएंगे। 10 मील का फासला इन क्लास 9 मास्टर्स के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए यूहाओ ने टांग संघ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स को पीछे रुकने के लिए कहा था। यूहाओ ने तुरंत सबको ऑर्डर्स दिए। यहाँ 3 क्लास 9 इंजीनियर्स हैं। वूटोंग और मैं स्टार स्काई डोलू को संभालेंगे। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बेबे, तुम लेफ्ट वाले को देखना। थर्ड सीनियर ब्रदर सांशी, तुम राइट वाले को संभालना। बाकी सब इनको बैकअप देंगे। और सेकंड सीनियर ब्रदर हे काइटाऊ, तुम हमें कवर फायर दोगे। मूव आउट। गाइज, एक क्लास 9 इंजीनियर अगर दूर खड़ा हो तो वो 3 टाइटल डोलू से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए यूहाओ की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, इन्हें दूर से हमला मत करने दो, सीधा इनके मुंह पर जाकर अटैक करो ताकि ये शील्ड न तोड़ पाएं। उधर स्टार स्काई डोलू येओ येलिन हवा में तैरता हुआ नीचे देख रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर इतने बड़े अटैक का मास्टरमाइंड कौन है। ये कोई छोटा ग्रुप नहीं हो सकता, पक्का किसी दूसरे एम्पायर ने हमला किया है। तभी उसने देखा कि 2 परछाइयां यानी कि यूहाओ और वूटोंग सीधा उसी की तरफ उड़कर आ रही हैं।
येओ येलिन ने कोल्ड स्माइल दी और अपना हाथ हवा में घुमाया और उसके शरीर से कई सारी लाइट्स निकली और आसमान में जाकर सितारों यानी कि स्टार्स की तरह चमकने लगीं। इसलिए उसे स्टार स्काई डोलू कहा जाता है। उसने अपनी पावर को युहाओ पर लॉक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे अपने दिल में एक भयंकर खौफ महसूस हुआ। उसने देखा कि युहाओ की आंखों में एक पर्पल गोल्ड चमक आ रही है। बैंग! येओ येलिन के गले में पड़ा एक ऑटोमेटिक डिफेंसिव नेकलेस यानी कि सोबरिंग नेकलेस तुरंत एक्टिवेट हुआ और फिर क्रैक हो गया। क्या भयंकर स्पिरिचुअल अटैक है! येओ येलिन शॉक में था। भले ही उसके नेकलेस ने उसे बचा लिया, लेकिन इस अटैक से उसका निशाना चूक गया और युहाओ वुटोंग पलक झपकते ही उसके 100 मीटर के दायरे में आ गए। येओ येलिन ने तुरंत अपने आसमान वाले सितारों से एक विशाल लेजर नेट फायर किया और खुद 500 मीटर पीछे हट गया। युहाओ जानता था कि वो लेजर नेट बहुत डेंजरस है, इसलिए उसने वुटोंग को रोका। येओ येलिन युहाओ के उस आईसी वॉर गॉड आर्मर को देखकर बहुत हैरान था। उसने ऐसा एडवांस मेका सूट आज तक नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी सन मून डिवाइन नीडल को फुल पावर पर चार्ज करना शुरू कर दिया। तभी येओ येलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे शील्ड से एक ऑरेंज रेड लाइट यानी कि गाइडिंग फ्लेयर तेजी से हवा में उड़ी और सीधा रेडिएंट सिटी के सबसे करीबी सोल टूल फ्रंट की तरफ भागी। गाइस, गाइडिंग फ्लेयर का काम क्या होता है? ये दुश्मन के रेडार्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे दुश्मन के सारे ऑटोमेटिक वेपन्स सिर्फ उसी एक फ्लेयर पर फायर करने लगते हैं। मतलब युहाओ ने दुश्मन का सारा गोला बारूद वेस्ट करवा दिया। ये यूलिन तुरंत अपने कम्युनिकेटर में चिल्लाया, डिफेंस, फुल डिफेंस, कोई भी उस फ्लेयर पे फायर नहीं करेगा। और इसी बीच युहाओ ने अपने हाथ में एक खौफनाक खंजर निकाला, मॉर्निंग ड्यू डैगर। टांग वुटोंग ने युहाओ की कमर पकड़ी, हवा में 360 डिग्रीज का स्पिन लिया और पूरी ताकत से युहाओ को ये यूलिन की तरफ फेंक दिया। जैसे ही युहाओ हवा में आया, उसका पूरा शरीर एक भयंकर व्हाइट लाइट आईसी मीटियोर में बदल गया। ये वो स्किल थी जो लिटिल व्हाइट ने उसे दी थी। इस स्किल ने युहाओ की स्पीड 3 गुना बढ़ा दी और उसकी पावर को एक ट्रांसेंडेंट डुओ लुओ के लेवल पे पहुंचा दिया। ये यूलिन की हालत खराब हो गई। उसने बिना सोचे समझे अपनी फुल चार्ज्ड सन मून डिवाइन नीडल सीधा उस व्हाइट लाइट युहाओ पर फायर कर दी। ये एक ऐसा अटैक था जो लिटरली पहाड़ को भी चीर सकता था। लेकिन गाइस, जैसे ही वो नीडल युहाओ से टकराने वाली थी, युहाओ अचानक वहां से गायब हो गया। क्या ये सुसाइड है? ये यूलिन को समझ नहीं आया। लेकिन तभी दूसरी तरफ का सीन देखो। शू सांशी यानी कि थर्ड सीनियर ब्रदर अपने श्वेनवू शील्ड के साथ एक दूसरे क्लास 9 इंजीनियर से भिड़ रहा था। वो इंजीनियर अपनी जान बचाने के लिए पीछे भाग रहा था, लेकिन शू सांशी ने अपना अल्टीमेट मूव यूज किया, श्वेनवू समोनिंग। पलक झपकते ही वो क्लास 9 इंजीनियर खींचकर सीधा शू सांशी के मुंह के सामने आ गिरा। शू सांशी ने तुरंत अपना टर्टल गॉड स्ट्राइक मारा और उस इंजीनियर को हवा में दूसरी तरफ उछाल दिया। और गाइस, ये सब युहाओ के स्पिरिचुअल डिटेक्शन और स्पिरिचुअल शेयरिंग के मास्टरमाइंड प्लान का हिस्सा था। युहाओ ने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल डुप्लीकेशन स्किल यूज की और उस हवा में उड़ते हुए क्लास 9 इंजीनियर के साथ अपनी पोजीशन स्वैप कर ली। तो क्या हुआ? जो भयंकर सन मून डिवाइन नीडल युहाओ को लगने वाली थी, वो सीधा जाकर उसी क्लास 9 इंजीनियर के मुंह पे फट गई। बूम! वो इंजीनियर पूरी तरह से भुन गया। भले ही उसके पास बचने के बहुत टूल्स थे, लेकिन फिर भी वो खून थूकता हुआ 30 मीटर दूर जा गिरा। उसका शरीर बुरी तरह से जल चुका था। वो क्लास 9 इंजीनियर जो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकला था और सोच रहा था कि चलो जान बची, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले कि वो एक चीख भी निकाल पाता, वो भयंकर पर्पल गोल्ड लाइट सन मून डिवाइन नीडल ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। उसके पास बचने के जितने भी छोटे मोटे तरीके बचे थे, वो सब के सब इस अल्टीमेट अटैक के सामने तिनके की तरह उड़ गए। लेकिन गाइस, क्या युहाओ का मास्टरमाइंड प्लान टांग वुटोंग के बिना कभी पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वुटोंग ने इस पूरे तमाशे के बीच अपना फाइनल ब्लो दिया, ड्रैगन डांस ऑफ द रेडिएंट सन। जी हाँ गाइस, इस परफेक्ट टीम वर्क और युहाओ के गॉड लेवल 4D चेस गेम ने फाइनली एक क्लास 9 सोल इंजीनियर को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ स्टार स्काई डुओलुओ ये यूलिन की हालत देखने लायक थी। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने युहाओ की जगह अपने ही साथी को मार दिया है, तो उसका चेहरा दुख और पछतावे से भर गया। और जब उसने देखा कि वुटोंग के ड्रैगन अटैक ने उस बंदे का बचा खुचा काम भी तमाम कर दिया, तो उसकी आंखों में एक डर और हेजिटेशन आ गई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि वो जिस गाइडिंग फ्लेयर को देखकर डर गया था, वो सिर्फ एक छलावा था। ये यूलिन को समझ आ गया कि उसे एक बहुत बड़े बेवकूफ़ की तरह इस्तेमाल किया गया है। उस फ्लेयर के पीछे कोई बड़ा अटैक नहीं आ रहा था, वो सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि उनका अपना ही सोल टूल फ्रंट उन्हें सपोर्ट ना कर पाए।
ये यूलिन अभी अपने कमांडर्स को दोबारा कांटेक्ट करने ही वाला था कि अचानक उसे अपने ऊपर एक भयंकर प्रेशर फील हुआ। आसमान में एक डार्क ब्लू परछाई किसी उल्का पिंड की तरह एक पैराबोलिक पाथ बनाती हुई सीधा उसी की तरफ आ रही थी, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो पक्का किसी क्लास 9 फ्लाइंग टूल से ही आ सकती थी। ये यूलिन का दिमाग सुन्न हो गया। आखिर इन दुश्मनों के पास ऐसा कौन सा क्लास 9 इंजीनियर है? उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसने अपनी जान बचाना ज्यादा सही समझा और बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। गाइज, लगातार 2 बार सन मून डिवाइन नीडल फायर करने के बाद ये यूलिन की आधी से ज्यादा सोल पावर खत्म हो चुकी थी। उसने अपने साथी को मरते हुए देखा था और अभी भी उसके आसपास 5 बेहद खतरनाक मास्टर्स मौजूद थे। वो अहंकारी जरूर था, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो 5 मॉन्स्टर्स से अकेले नहीं लड़ने वाला था। ठीक उसी वक्त दूर आसमान में कुछ और धमाके हुए, लेकिन ये धमाके आग के नहीं थे। जैसे ही वो गोले फटे, हवा में एक अजीब सी इंटरफेरेंस वेव फैल गई। हरामजादों! ये यूलिन गुस्से से चिल्लाया। वो समझ गया था कि ये क्या है। ये इंटरफेरेंस शेल्स थे। इनका काम मारना नहीं था, बल्कि ये हवा में ऐसे सिग्नल्स छोड़ते हैं जो सारे कम्युनिकेशन और रेडार्स को कुछ देर के लिए पूरी तरह से जैम कर देते हैं। युहाओ का मकसद एकदम साफ था गाइस। वो ये यूलिन का कनेक्शन बाकी पूरी सन मून एम्पायर की आर्मी से काटना चाहता था। ये यूलिन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा था और अब तो उसे डर भी लगने लगा था। उसका दुश्मन ऐसा था जो उसका हर एक मूव पहले ही प्रिडिक्ट कर रहा था। युहाओ हमेशा उससे एक कदम आगे था। ये यूलिन ने डिसाइड किया कि वो अब इस लड़ाई में और टाइम वेस्ट नहीं करेगा और सीधा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएगा। दूसरी तरफ जो एक और क्लास 9 इंजीनियर बेबे और जी जुएचेन के सामने खड़ा था, उसकी हालत भी खराब थी। उसने कुछ फेक अटैक्स किए, बेबे लोगों को पीछे धकेला और अपना क्लास 9 टूल यूज करके वहां से भाग गया। और हाँ गाइज, वो भागा भी उसी रास्ते से जो इंटरफेरेंस वेव्स के दायरे में आता था। युहाओ और उसकी टीम ने कुछ देर उनके पीछे भागने का नाटक किया और फिर तुरंत अपनी प्रोटेक्टिव सोल बैरियर के अंदर वापस आ गए। इस छोटी लेकिन भयंकर लड़ाई के बीच उनकी हैवी आर्टिलरी के लगभग सारे मास्टर्स स्पेक्ट्रल गेट्स के अंदर वापस जा चुके थे। टांग सेक्ट के लीडर्स बहुत खुश थे, क्योंकि इतने कम टाइम में उन्होंने एक क्लास 9 लेजेंड को मार गिराया था और 2 को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन युहाओ के पास खुश होने का टाइम नहीं था। ली या की एनर्जी खत्म हो रही थी, इसलिए युहाओ ने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करके उन स्पेक्ट्रल गेट्स को खुला रखा। जैसे ही वो इंटरफेरेंस वेव्स का असर खत्म हुआ, उन भागे हुए इंजीनियर्स ने तुरंत शहर से कांटेक्ट किया और अगले ही पल शहर के रेडार्स ने युहाओ के उस प्रोटेक्टिव बैरियर पर लॉक कर लिया और अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स चार्ज करने शुरू कर दिए। अब ये लिटरली रेस अगेंस्ट टाइम था। रेडियंट सिटी के महल से और भी बहुत सारी परछाइयां युहाओ की तरफ आ रही थीं। युहाओ सही कह रहा था गाइस, अगर उनकी इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन शहर में होती तो ये लोग आज जिंदा नहीं बच पाते। तभी रेडियंट सिटी से एक अंधा कर देने वाली व्हाइट लाइट का पिलर आसमान में उठा। इसकी चमक इतनी भयंकर थी कि आधे शहर में दिन निकल आया। युहाओ और उसकी टीम के चेहरे सफेद पड़ गए। अभी उनका रिट्रीट पूरा नहीं हुआ था। फोर्ट लीजन और टांग सेक्ट लीजन अभी भी बाहर थीं। उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए था। भले ही ये लाइट बहुत दूर थी, लेकिन युहाओ समझ गया कि ये अटैक उन हाई एनर्जी कंप्रेशन एरेज से आया है। ये पावर इतनी खतरनाक थी कि पूरा आसमान और बादल एकदम सफेद हो गए थे। और फिर आसमान में एक 100 मीटर चौड़ा यानी कि जाइगैंटिक व्हाइट लाइट का गोला अपीयर हुआ। ये मौत का गोला एक भयंकर स्पीड से सीधा युहाओ के बैरियर की तरफ गिर रहा था। शिट! युहाओ ने चिल्लाया। शू सांशी जैसे ही ये देखा, उसने तुरंत अपने घुटनों पर झुककर आसमान की तरफ जंप मारने के लिए तैयार किया। वो श्रीक 7 मॉन्स्टर्स का सबसे तगड़ा डिफेंस मास्टर था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपना श्वेनवू शील्ड यूज करके इस गोले को रोकेगा। जियांग नन्नान भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। रुक जाओ! युहाओ पलक झपकते ही उनके पीछे आया और दोनों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें रोक दिया। युहाओ! शूसांशी गुस्से में चिल्लाया। ये हेजिटेट करने का टाइम नहीं था। 1 सेकंड की देरी पूरी टीम को राख बना सकती थी। इसके निशाने में गड़बड़ है, युहाओ ने जोर से कहा। और तभी वो 100 मीटर का विशाल गोला उनके एकदम ऊपर आ चुका था। वो एक भयंकर प्रेशर और सफेद धुआं छोड़ते हुए नीचे गिरा, लेकिन उनके बैरियर पर नहीं। वो गोला उनके बैरियर से लगभग 200 मीटर दूर जाकर धम्म से जमीन पर गिरा। शुरुआत में जमीन हल्की सी कांपी और फिर भयंकर भूकंप आ गया। शॉक वेव्स इतनी डेंजरस थीं कि जमीन पिघलती हुई नजर आ रही थी। वो वाइट शॉक वेव्स भयंकर स्पीड से युहाओ के बैरियर से टकराईं। बीप बीप बीप! बैरियर के अंदर कान फाड़ देने वाले अलार्म्स बजने लगे। बैरियर टूटने के कगार पर आ गया था।
अब तक फोर्ट लीजियन अंदर जा चुकी थी। बाहर सिर्फ टैंक सैक लीजियन और श्रेक 7 मॉन्स्टर्स बचे थे। टैंक सैक लीजियन, मेरी बात सुनो, अपने लिंक्ड ऑफेंसिव टूल्स रेडी करो, बाकी सब अंदर भागो। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बेबई, बाकी लोगों को लेकर तुरंत निकलो, युहाओ ने ऑर्डर दिया। बेबई ने गुर्राते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं टैंक सैक लीजियन का लीडर हूं, तुम्हें पहले जाना चाहिए। युहाओ तुरंत बेबई की तरफ घूमा और बहुत ही सीरियस टोन में बोला, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, मैं और डोंगर पीछे होकर इस लीजन को लीड करेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी अपने अपनों की जान खतरे में नहीं डालूंगा। मैं यहाँ रुकूंगा, तभी इन सबको सही सलामत निकाल पाऊंगा। मेरी बात मानो, सन मून की वो इंपीरियल लीजन अभी शहर में नहीं है। बेबई युहाओं को बहुत अच्छे से जानता था। वो समझ गया कि युहाओं के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। ठीक है, हम तुम्हारा अंदर वेट करेंगे, चलो सब। बेबई ने हाथ हिलाया और बाकी सबको लेकर स्पेक्ट्रल गेट के अंदर चला गया। ठीक उसी पल रेडियंट सिटी से एक और भयंकर व्हाइट लाइट हवा में फायर की गई। सबको पता था कि इस बार उनका बैरियर ये अटैक नहीं झेल पाएगा। पिछला अटैक इसलिए मिस हुआ था क्योंकि उनके पास रडार्स नहीं थे और उन्होंने सिर्फ अंदाजे से फायर किया था। लेकिन इस बार वो मिस नहीं करने वाले थे। टैंक सैक लीजन, मेरे पीछे आसमान में आओ। युहाओं ने चिल्लाते हुए वांग डोंगर का हाथ पकड़ा और सीधा आसमान की तरफ उड़ गया। आसमान से रेडियंट सिटी का वो खौफनाक व्हाइट लाइट का गोला, जो लिटरली किसी तबाही के उल्कापिंड जैसा था, सीधा युहाओं और उसकी टैंक सैक लीजन की तरफ गिर रहा था। अब गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन कोई एरी गेरी आर्मी नहीं थी। ये तीनों लीजन्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल थी। इसके सारे मेंबर्स कम से कम 6 रिंग वाले मास्टर्स थे और श्रेक एकेडमी के डायरेक्ट स्टूडेंट्स थे। ये लोग युहाओं की सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बल्कि उसे अपना गॉड यानी आइडल मानते थे। इसीलिए जब युहाओं ने उन्हें आसमान में उड़ने का ऑर्डर दिया तो किसी ने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया। सब के सब युहाओं के स्पिरिचुअल डिटेक्शन के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हवा में उड़ गए। हवा में जाने के बाद युहाओं ने उस गिरते हुए व्हाइट गोले से बचने की कोशिश नहीं की, वो बस उसे घूरता रहा। नीचे जमीन पर फोर्ट लीजिंग के बचे हुए मेंबर्स और टैंक सेक्ट के सारे सीनियर्स यानी बेबई और बाकी सब फाइनली स्पेक्ट्रल गेट्स के अंदर जा चुके थे। अब बाहर सिर्फ युहाओं और उसकी 200 लोगों की लीजन बची थी। गाइडेड कैनन्स फायर करने के लिए तैयार हो जाओ, युहाओं ने पूरे दम से ऑर्डर दिया। तुरंत ही उन 200 सोल इंजीनियर्स ने एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाई और अपने कंधों पर एक छोटी सी पीले रंग की तोप रख ली। मुझे अपना सेंटर पॉइंट बनाओ और फुल पावर से फायर करो। युहाओं ने भी अपने कंधे पर एक वैसी ही छोटी तोप रखी, लेकिन उसकी तोप गोल्डन कलर की थी। युहाओं ने अपनी तोप से एक गोल्डन बीम फायर की, जो हवा में सिर्फ 30 मीटर दूर जाकर रुक गई और वहां एक गोल्डन बॉल बन गई। ठीक इसी वक्त रेडियंट सिटी का वो मौत का सफेद गोला अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका था और अब पूरी स्पीड से उनकी तरफ नीचे गिर रहा था। फायर! अगले ही 2 सेकंड में उन 200 इंजीनियर्स ने अपनी पीली तोपों से लेजर्स फायर की। लेकिन गाइस, उन्होंने उस सफेद गोले पर फायर नहीं किया। उनकी सारी पीली लाइट्स सीधा युहाओं की उस गोल्डन बॉल पर जाकर टकराईं। युहाओं की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को मैक्सिमम पर धकेल दिया। अगले ही पल उसके कंधे की वो गोल्डन तोप बुरी तरह से वाइब्रेट हुई और उस गोल्डन बॉल से एक भयंकर गोल्डन पिलर निकला, जो सीधा उस गिरते हुए सफेद गोले से जा टकराया। हवा में वो व्हाइट और गोल्डन लाइट आपस में फ्यूज होने लगी। भले ही वो गोल्डन बीम उस विशाल सफेद गोले के सामने बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन किसी तरह उस गोल्डन बीम ने उस मौत के गोले को हवा में ही रोक दिया और फिर उस सफेद गोले के चारों तरफ एक गोल्डन लेयर बन गई। ये देखते ही टैंक सेक्ट लीजन खुशी से चिल्ला उठी। युहाओं ने अपने हाथ से एक टॉसिंग मोशन किया, जैसे किसी बॉल को फेंकते हैं, और गाइज, वो विशाल सफेद गोला वापस मुड़ा और सीधा रेडियंट सिटी की तरफ एक रॉकेट की तरह उड़ गया। जी हाँ गाइज, यही थी गाइडेड कैनन की असली पावर। ये कोई ऑफेंसिव वेपन नहीं था, ये एक ऐसा मास्टरपीस था जो दुश्मन के भयंकर से भयंकर अटैक को अपनी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल पावर से कंट्रोल कर लेता था और उसे वापस उसी की तरफ मोड़ देता था। जब वो मौत का गोला शहर की तरफ वापस जा रहा था, तब युहाओं ने फाइनली नीचे जमीन की तरफ देखा। गाइज, वो नज़ारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रेडियंट सिटी के पिछले व्हाइट अटैक ने वहां क्या तबाही मचाई थी। वहां जमीन में 200 मीटर गहरा और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर चौड़ा एक भयंकर गड्ढा बन चुका था। वहां सब कुछ राख हो चुका था, सिवाय उस छोटी सी जगह जहां पर टैंक सेक्ट की लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर लगी हुई थी। चलो निकलो यहाँ से, युहाओं ने अपना हाथ हिलाया और उन 200 इंजीनियर्स को लेकर वहां से निकल पड़ा। उसी के साथ वो 18 स्पेक्ट्रल गेट्स भी बंद हो गए।
सब कुछ युहाओं के प्लान के हिसाब से हुआ था। अगर वो लोग पहले ही गेट के अंदर घुसने की कोशिश करते तो वो दूसरा वाइट गोला पक्का उन पर गिर जाता और सब मारे जाते। लेकिन अब वो लोग आसमान में इतनी ऊंचाई पर थे कि शहर के रडार्स की रेंज से बाहर हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात, रेडिएंट सिटी के पास कोई ऐसी फास्ट सोल इंजीनियर लीजन नहीं थी जो हवा में उनका पीछा कर सके। उनकी इंपीरियल लीजन तो बाहर गई हुई थी, और क्योंकि युहाओं ने उनके सारे आसमान के ड्रोन्स उड़ा दिए थे, वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। दूसरी तरफ वो भयंकर वाइट गोला अब सीधा रेडिएंट सिटी के ऊपर गिरने वाला था। युहाओं को पता था कि उस गोले की पावर एक क्लास 9 स्टेशनरी शेल के बराबर थी। अगर ये खिलौना शहर के बीचों बीच गिर गया ना, युहाओं ने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी रेडिएंट सिटी के जमीन से एक और वाइट पिलर तिरछा होकर यानी इंक्लाइंड होकर आसमान में फायर हुआ और सीधा उस गिरते हुए गोले से जा टकराया। बूम! आसमान में एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जिसने पूरी रात को दिन में बदल दिया। इस बार रेडिएंट सिटी पूरी तरह से उस धमाके की रोशनी से जगमगा उठी थी। कितने अफसोस की बात है, युहाओं ने अपना सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली। वो लोग शहर को एक और बड़ा डैमेज नहीं दे पाए थे, लेकिन इस धमाके का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस भयंकर हवा के टकराव ने आसमान में ऐसी शॉकवेव्स पैदा की कि किसी भी इंसान का वहां उड़ना नामुमकिन हो गया। जो नए ड्रोन्स शहर ने उड़ाए थे, वो सब के सब इस धमाके की वजह से टूटकर गिर गए। मतलब अब कोई भी उनका पीछा नहीं कर सकता था। फाइनली युहाओं ने एक राहत की सांस ली। उसने वूतोंग का हाथ पकड़ा और अपनी लीजन के पीछे पीछे उड़ चला। लगभग 50 किलोमीटर दूर उड़ने और रडार्स को चकमा देने के बाद वो एक छोटे से जंगल में उतरे। युहाओ स्पिरिचुअली पूरी तरह से थक चुका था। ली या की मदद से उसने किसी तरह सिर्फ 3 स्पेक्ट्रल गेट्स खोले और सब लोग सुरक्षित स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन के अंदर चले गए। इस भयंकर लड़ाई में उन्होंने अपना एक भी आदमी नहीं खोया था। अब गाइस, सीन शिफ्ट होता है रेडिएंट सिटी की तरफ। वहां का नजारा किसी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से कम नहीं था। आसमान की वो भयंकर रोशनी 10 मिनट तक रही और फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब गया। पूरे शहर में एक भयंकर मास हिस्टीरिया फैल चुका था। भले ही आम जनता की ज्यादा मौतें नहीं हुई थीं, लेकिन कोई भी अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब खिड़कियों से बस खौफनाक मंजर देख रहे थे। सबसे ज्यादा डर उन लोगों को लग रहा था जो रॉयल पैलेस के पास रहते थे, यानी कि अमीर और पावरफुल लोग। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक खौफनाक क्लास 9 स्टेशनरी शेल ने पैलेस के सारे डिफेंसेस को चीरकर एकदम कोर एरिया में तबाही मचा दी थी। गाइस, रॉयल पैलेस कोई आम जगह नहीं थी, ये पूरे सन मून एम्पायर का दिल था। एम्परर एक्सटी त्यानड्रेन ने हाल ही में हेवनली सोल एम्पायर को हराकर एक गॉड लाइक इमेज बना ली थी, लेकिन आज की रात ने उसकी पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी थीं। किसी को नहीं पता था कि उनका एम्परर जिंदा भी है या नहीं। पूरे शहर में अलार्म्स, धमाके और चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थीं। दुनिया का नंबर 1 शहर आज एक खंडहर और मलबे के ढेर में बदल चुका था। और पैलेस का अंदर का सीन, एम्परर एक्सटी त्यानड्रेन का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में जो गुस्सा और खौफ था, वो किसी मुर्दे जैसा लग रहा था। जब से वो गद्दी पर बैठा था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक सेटबैक था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस टेक्नोलॉजी पर वो घमंड करता है, कोई उसी के घर में घुसकर उसी के हथियारों से उस पर हमला कर देगा। खासकर वो स्टेशनरी शेल, वाइट बीम, उसका इम्पैक्ट शू त्यानड्रेन के दिमाग में छप चुका था। वो समझ गया था कि ये शेल कोई नॉर्मल डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि स्पेशली उनके लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स को फाड़ने के लिए ही बनाया गया था। पैलेस के उस खौफनाक धमाके के बाद एम्परर शू त्यानड्रेन के दिल में इस वक्त एक भयंकर खौफ बैठ चुका था। उसे 100% यकीन था कि पूरे महल में कोई भी ऐसा लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर नहीं था जो उस वाइट लाइट वाले गोले को रोक सके। जरा सोचो गाइज, अगर यूहा और उसकी टीम के पास ऐसे गोलों की अच्छी खासी क्वांटिटी होती, तो वो लोग लिटरली पूरे सन मून एम्पायर को नक्शे से मिटा सकते थे। ये ख्याल ही शू त्यानड्रेन की रूह कपाने के लिए काफी था। वो सोच में पड़ गया कि अगर ये स्टेशनरी सोल कैनन शेल सन मून एम्पायर ने नहीं बनाया है, तो पक्का ये उन 3 ओरिजिनल एम्पायर्स यानी डोलुओ कॉन्टिनेंट की तरफ से आया है। लेकिन उनके पास इतने भयंकर और खौफनाक सोल टूल्स बनाने की काबिलियत कब से आ गई? शू त्यानड्रेन के ठीक बगल में एक लंबे काले चोगे में खड़ी थी डेथ गॉड डोलुओ, ये शिसुई। क्योंकि वो भी महल के अंदर ही रुकी हुई थी, इसलिए धमाके के तुरंत बाद वो वहां पहुंच गई थी। किस्मत अच्छी थी कि वो महल के कोर एरिया में नहीं थी, इसलिए वो सीधा उस धमाके की चपेट में नहीं आई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी भयंकर तबाही के बाद ये शिसुई उन हमलावरों के पीछे क्यों नहीं गई?
गाइस, इसका सीधा सा रीजन ये था कि इस वक्त एम्परर यानी शू तियानरान की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। जैसे जैसे शू तियानरान का पूरे एम्पायर पर कंट्रोल बढ़ रहा था, ये शी सुई को ये फील होने लगा था कि वो यानी ये शी सुई एम्परर पर से अपना कंट्रोल खोती जा रही है। सनमून एम्पायर की ताकत उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद ये शी सुई को होली गूस चर्च यानी ईविल मास्टर्स की भलाई के लिए शू तियानरान का साथ देना ही पड़ रहा था। आखिरकार शू तियानरान एक तरह से उसका चेला था और फिलहाल शाही परिवार में होली गूस चर्च का सबसे बड़ा सपोर्टर भी वही था। इस वक्त जब एम्पायर बाकी देशों से जंग लड़ रहा था, शू तियानरान की जान बचाना बहुत क्रिटिकल था। अगर वो मर जाता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसका जो भी सक्सेसर गद्दी पर बैठेगा वो होली गोस्ट चर्च को सपोर्ट करेगा या नहीं। ये शी सुई को पहले लगता था कि वो पूरे एम्पायर को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, लेकिन जब उसने सन मून एम्पायर के नए और एडवांस सोल टूल्स की ताकत देखी तो उसे भी अंदर से डर लगने लगा था। वो जानती थी कि वो अकेली पूरी इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन से पंगा नहीं ले सकती, और सबसे बड़ी बात, ये लीजन सिर्फ और सिर्फ एम्परर के ऑर्डर्स मानती थी। इसलिए सारे नफा नुकसान तौलने के बाद ये शी सुई ने फैसला किया कि वो शू तियानरान को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी और धीरे धीरे एम्पायर पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसी वजह से वो यू हाओ के पीछे नहीं गई। उधर शू तियानरान जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से खून की एक उल्टी निकली। आसपास खड़े नौकरों ने तुरंत उसे मुंह पोंछने के लिए एक साफ तौलिया दिया, लेकिन शू तियानरान के चेहरे पर एक भयंकर फ्रस्ट्रेशन था। उसने गुस्से में वो तौलिया दूर फेंक दिया और अपने हाथ की उल्टी तरफ से अपना खून से सना मुंह पोंछा। गाइस, शू तियानरान कल्टीवेशन के मामले में बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। जवानी के दिनों में जब वो अपने भाइयों से गद्दी छीनने की लड़ाई लड़ रहा था, तब एक ट्रैजिक इंसिडेंट में उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे। उस वक्त उसका बहुत ज्यादा खून बह गया था और उसकी वाइटैलिटी खत्म हो गई थी। दुनिया भर की टॉप टियर जड़ी बूटियां खाने के बाद ही वो किसी तरह टाइटल डोलवो बन पाया था, लेकिन उसकी असली ताकत अभी भी एक सच्चे टाइटल डोलवों से थोड़ी कम थी। और तो और गाइज, पिछली बार जब बॉडी डोलवो यानी दूबुसी ने उस पर अपनी जान देकर सुसाइड अटैक किया था, तब भी उसे बहुत गहरी चोटें आई थीं। वो अभी तक उन चोटों से पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया था, और अब उसे सीधा एक क्लास 9 स्टेशनरी शेल का वार झेलना पड़ा। ये उसके लिए अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जैसा था। इस भयंकर डैमेज की वजह से उसका मार्शल सोल और स्पिरिचुअल पावर अब सिर्फ और सिर्फ बहुत लंबे रेस्ट से ही ठीक हो सकते थे। रॉयल फिजिशियन तो उसे सच बताने से भी डरता था, लेकिन ये शी सुई ने उसे कड़वा सच बता दिया था। भले ही तुम दुनिया की सबसे बेस्ट जड़ी बूटियां खा लो, तुम ज्यादा से ज्यादा और 50 साल ही जियोगे। मतलब 40-50 साल की उम्र में होने के बावजूद वो सिर्फ 100 साल तक ही जिएगा। एक टाइटल डोलवो एम्परर के लिए ये उम्र बहुत ही छोटी थी। ऐसे हालातों में शू तियानरान खुश कैसे रह सकता था? धीरे धीरे शू तियानरान के आसपास और भी बहुत से लोग इकट्ठा होने लगे। सब एकदम शांत खड़े थे। रेडिएंट सिटी ने आज तक अपनी हिस्ट्री में इतना बड़ा सेटबैक नहीं देखा था। पिछली बार जो अंडरग्राउंड वेपन डेपो फटा था, वो तो उनका खुद का इंटरनल फॉल्ट था। लेकिन इस बार दुश्मनों ने सीधा उनके घर में घुसकर उनके एम्परर की छाती पर वार किया था। ये सन मून एम्पायर के सारे सोल इंजीनियर्स के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। भले ही शू तियानरान की पूरी बॉडी एक कुर्सी के सहारे टिकी हुई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई थकान या कमजोरी नहीं दिखाई दी। वो बहुत अच्छे से जानता था कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर वो कमजोर नहीं पड़ सकता। अगर वो गिरा तो उसका बनाया हुआ वो गॉड लाइक इमेज भी गिर जाएगा। क्या प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं? शू तियानरान ने एक भारी और फटी हुई आवाज में पूछा। योर मैजेस्टी, मैं अभी अभी पहुंचा हूं। प्राइम मिनिस्टर पीछे से सामने आया और झुककर सलाम किया। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो बुरी तरह से डरा हुआ था। शू तियानरान ने उसे एकदम खूंखार और ठंडी नजरों से घूरा और कहा, तो क्या यही वो दुश्मन है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे, जो समुद्र में फुल स्पीड पर अपनी डायरेक्शन बदल सकता है? प्राइम मिनिस्टर का चेहरा रोने जैसा हो गया। मैं समझ गया, ये मेरी गलती है। जाकर साइड में खड़े हो जाओ, शू तियानरान ने ठंडे स्वर में ऑर्डर दिया। प्राइम मिनिस्टर को अब वहां बैठने का कोई हक नहीं था।
सारे मिनिस्टर्स भागते हुए वहां आ रहे थे। ये सिर्फ एम्परर के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाने का मौका नहीं था, बल्कि ये देखने का भी मौका था कि क्या एम्परर सच में मरने वाला है। अगर शूत यानरान आज मर जाता तो वो सब अपना अपना नया प्लान बनाने लगते। सबसे पहले पहुंचने वाले रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे। भले ही शूत यानरान ने गद्दी के लिए लड़ने वाले अपने सारे भाइयों को मार दिया था, लेकिन वो उनके सारे बच्चों और रिश्तेदारों को नहीं मार सकता था। परिवार के जो बूढ़े और सीनियर मेंबर्स थे, वो ऐसा कभी होने नहीं देते। और अगर वो ऐसा करता तो गद्दी पर नजर रखने वाले बाकी लोग भड़क जाते और बगावत कर देते। इसलिए गाइज, वहां खड़े लोगों में से कई ऐसे थे जो दिल से चाहते थे कि शूत यानरान आज मर जाए। क्या प्रिंस ठीक हैं? हॉल ऑफ कॉन्सेक्रेशन का एक मेंबर तुरंत आगे आया और बोला, प्रिंस का महल एटर्नल स्टार डोमेन से प्रोटेक्टेड था। योर मैजेस्टी, आप बेफिक्र रहें, प्रिंस बिल्कुल सेफ हैं। शूत यानरान ने नॉड किया। उसे तो पहले से ही पता था। एटर्नल स्टार डोमेन सन मून एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव टूल था। ये टूल असल में एम्परर की सेफ्टी के लिए था, लेकिन जब जूजी जंग पर गई तो शूत यानरान ने उसे तसल्ली देने के लिए ये टूल प्रिंस की सेफ्टी के लिए लगा दिया था। क्लास 9 शेल भले ही कितना खौफनाक क्यों ना हो, वो उस एटर्नल स्टार डोमेन को नहीं तोड़ सकता था। गाइज, शूत यानरान ने ये सवाल सबके सामने जानबूझकर पूछा था। वो उन गद्दारों को सुनाना चाहता था कि प्रिंस अभी भी जिंदा है। और जैसे ही लोगों ने ये सुना, वहां खड़े कई लोगों के चेहरे उदास हो गए, क्योंकि जब तक प्रिंस जिंदा है, शूत यानरान के मरने के बाद भी उन्हें गद्दी नहीं मिलने वाली थी। शूत यानरान ने एक मॉकिंग स्माइल दी और अपने बगल में खड़े एक बूढ़े आदमी से पूछा, एल्डर कॉन्ग, हमारी इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन कब वापस आ रही है? ये एल्डर कॉन्ग नाम का बंदा बहुत ही लंबा और हट्टा कट्टा था। उसके छोटे और स्पाइकी ग्रे बाल थे और उसने एक पीला चोगा पहना हुआ था। ये पीला रंग सिर्फ रॉयल फैमिली पहन सकती थी, हालांकि इसके सरनेम से पता चल रहा था कि ये रॉयल फैमिली का नहीं है। एल्डर कॉन्ग शुरू से ही शूत यानरान के एकदम बगल में खड़ा था। उसका चेहरा एकदम शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे समझ आता कि ये बूढ़ा इंसान अपने शरीर से एक अदृश्य यानी शेपलेस एनर्जी निकालकर खुद को और शूत यानरान को एक बैरियर से प्रोटेक्ट कर रहा था। वो लिटरली उसका एक गार्जियन था। गाइज, ये एल्डर कॉन्ग लिटरली ये शी सुई यानी डेथ गॉड से भी करीब खड़ा था और उसका ऑरा ये शी सुई से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था। एल्डर कॉन्ग ने हामी भरते हुए कहा, योर मैजेस्टी, मैं अभी उन्हें ऑर्डर देता हूं कि वो हर कीमत पर उन दुश्मनों को ट्रैक करें। क्या एल्डर ये वापस आ गए हैं? सूत यानरान ने पूछा। योर मैजेस्टी, मैं यहां हूं। दूर से दो लोग तेजी से चलते हुए एम्परर की तरफ आ रहे थे। महल के ऊपर उड़ना सख्त मना था और ये रूल हॉल ऑफ कंसिक्रेशन वालों पर भी लागू होता था। ये कोई और नहीं बल्कि स्टार स्काई डॉलुओ यानी ये यूलीन था और उसकी हालत सूत यानरान से कुछ खास अच्छी नहीं थी। सूत यानरान फिजिकली इंजर्ड था, लेकिन ये यूलीन मेंटली और फ्रस्ट्रेशन से मरा जा रहा था। हवा में हुए उस भयंकर धमाके की शॉक वेव ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया था। बचने के लिए उसने तेजी से नीचे डाइव मारी, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने अपने दो सबसे कीमती डिफेंसिव टूल्स खो दिए थे। हवा में जो एनर्जी स्टॉर्म आया था, उसकी वजह से वो दुश्मनों को ट्रैक ही नहीं कर पाया। उसने बस वो बैरियर और कुछ टूल्स देखे थे, लेकिन धुएं और बैरियर की वजह से वो ये नहीं गिन पाया कि अंदर कितने लोग थे। एल्डर, वो लोग कौन थे? क्या आपको पता चला? सूत यानरान ने बहुत ही शांत आवाज में पूछा। गाइज, एक असली लीडर की यही पहचान होती है। उसे पता था कि गुस्सा करने से उसके इंजर्ड शरीर को ही नुकसान होगा, इसलिए उसने खुद को शांत रखा। ये यूलीन ने एक बहुत ही डीप और भारी आवाज में जवाब दिया, योर मैजेस्टी, हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे यकीन है कि वो बाकी तीनों एम्पायर से ही आए थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके पास एक से ज्यादा सोल इंजीनियर्स लीजन्स हैं, मतलब आर्मी। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एक से ज्यादा लीजन्स, इसका क्या मतलब है? सबका दिमाग सुन्न हो गया। गाइज, अगर दो चार लोग पावरफुल टूल्स लेकर छुपते छुपाते राडार से बचकर अंदर आ जाएं तो समझ आता है, लेकिन अगर पूरी की पूरी एक आर्मी राडार्स को चकमा देकर अंदर घुस आए, और वो भी एक से ज्यादा आर्मी, ये इम्पॉसिबल था। ये यूलीन ने आगे कहा,
योर मैजेस्टी, मैंने अपने लोगों को इन्वेस्टिगेट करने भेज दिया है। मेरी मानिए तो हमें अभी अपने अटैक्स रोक देने चाहिए। भले ही दुश्मन भाग गए हैं, लेकिन वो पक्का कोई ना कोई सुराग छोड़कर गए होंगे। सूत यानरान ने ये यूलिन को घूरा और कहा, मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। मुझे उन दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानना है। रेडिएंट सिटी के उस खौफनाक धमाके के बाद वाली मीटिंग से स्टार स्काई डौ लुओ यानी ये यूलिन एम्परर सूत यानरान के सामने खड़ा था। उसकी आंखें एकदम सिकुड़ी हुई थीं और वो एक गहरी थ्योरी दे रहा था। योर मैजेस्टी, ये यूलिन ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुश्मन ओरिजिनल डौ लुओ कॉन्टिनेंट के उन 3 एम्पायर से ही आए हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने एक प्रोटेक्टिव सोल बैरियर देखा। इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे शहर के बाहर अपना खुद का एक सोल फॉर्मेशन बना लिया था। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये फॉर्मेशन ठीक उसी टाइम पर बना जब हमारे आसमान के सारे सर्वेलेंस ड्रोन्स एक साथ फट रहे थे। मतलब ये सब एक मास्टरमाइंड का कैलकुलेटेड प्लान था। और हाँ, हमारे सारे ड्रोन्स को उड़ाने वाले भी यही लोग थे। ये सुनकर सूत यानरान ने एक गहरी सांस ली और अपने खौलते हुए गुस्से को किसी तरह दबाया। क्या मुझे कोई समझाएगा कि हमारे आसमान के ड्रोन्स फटे कैसे? अगर ये दुश्मनों का काम था तो उन्होंने ये सब हमारी नाक के नीचे बिना किसी को भनक लगे कैसे कर लिया? तभी हॉल ऑफ कंसेक्रेशन का एक और सीनियर यानी वर्शिप्ड बोला, योर मैजेस्टी, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे ड्रोन्स ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है, क्योंकि अगर दुश्मनों ने उन पर हमला किया होता तो हमें तुरंत पता चल जाता और हम अपने ग्राउंड राडार से उन्हें रोक लेते। चाहे दुश्मन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमारे सारे ड्रोन्स को एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सेल्फ डिस्ट्रक्टेड? सूत यानरान गुस्से से फुफकार उठा। जैसे ही उसने चिल्लाने की कोशिश की, उसके सीने में एक भयंकर दर्द हुआ और उसे मजबूरी में अपना गुस्सा पी जाना पड़ा। वो सीनियर कड़वाहट से हंसा, योर मैजेस्टी, सिचुएशन देखकर तो यही लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। वो ये कि किसी ने हमारे सारे ड्रोन्स पर एक्सप्लोजिव चार्जेस यानी बम लगा दिए थे। यही एक तरीका है जिससे किसी रिमोट कंट्रोल के जरिए उन सबको एक साथ उड़ाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि दुश्मनों के पास कोई गॉड लेवल कंसीलमेंट एबिलिटी है, जिससे वो हमारे सारे राडार्स को चकमा देकर आसमान में गए और एक-एक ड्रोन पर बम लगाकर वापस भी आ गए। जैसे ही उसने ये बोला, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। ये एनालिसिस दिल दहला देने वाला था। अगर दुश्मन उनके राडार्स को चकमा देकर आसमान में जा सकते थे, तो क्या वो इसी तरह छुपकर रॉयल पैलेस के अंदर भी आ सकते थे? अगर ऐसा है, तो वो लोग लिटरली जो चाहे वो कर सकते हैं। इस बार तो उस क्लास 9 स्टेशनरी शेल ने शील्ड तोड़ने के बाद पैलेस के अंदर धमाका किया था। लेकिन जरा सोचो गाइस, अगर वो दुश्मन चुपचाप पैलेस के अंदर घुसकर वो बम रख जाते तो क्या होता? ये ख्याल ही वहां खड़े हर इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी था। ये यूलिन ने हामी भरते हुए कहा, ओल्ड शेन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी ये बहुत अजीब लगा। उनके उस बैरियर के पास लाइट अजीब तरीके से डिस्टॉर्ट हो रही थी। मेरी स्पिरिचुअल और ऑक्यूलर पावर यानी आंखों की पावर इतनी हाई होने के बावजूद मैं अंदर कुछ नहीं देख पाया। और जब हम 3 क्लास 9 मास्टर्स एक साथ आगे बढ़े तो 7-8 दुश्मन हमारे सामने आ गए। वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, कम से कम सोल डौ लुओ लेवल के। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उनमें से ज्यादातर लोग सोल इंजीनियर्स नहीं बल्कि सोल मास्टर्स थे। उनके मार्शल वॉल्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। खासकर उनका लीडर, वो एक ह्यूमन शेप्ड सोल टूल यानी मेका सूट पहने हुए था, जिसमें से एक भयंकर चिली एनर्जी निकल रही थी। उनका कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट था। और इसके बाद ये यूलिन ने यूहाओ और उसकी टीम के साथ हुई उस फाइट की पूरी कहानी सबको सुनाई। ये सब सुनकर सन मून एम्पायर के सारे सीनियर ऑफिसर्स का दिमाग खराब हो गया। ऐसे खौफनाक दुश्मनों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। ये यूलिन ने अपनी थ्योरी कंक्लूड की, सिचुएशन देखकर मुझे यकीन है कि उनके पास कोई बहुत ही पावरफुल कंसीलमेंट सोल टूल है। इसी वजह से वो बिना पकड़े गए रेडिएंट सिटी के इतने करीब आ गए और उन्होंने हमारे फ्रेंड्स पर कम से कम 2000 तोपों के गोले एक साथ बरसाए हैं। ये लेवल का अटैक सिर्फ और सिर्फ उन तीनों एम्पायर्स का ट्रम्प कार्ड ही हो सकता है। उन्हें पता है कि वो बैटलफील्ड पर हमारी वॉर गॉडेस एम्प्रेस जूजी को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने हमारी पीठ पीछे हमारी राजधानी पर हमला किया। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही, वो लोग इतनी जल्दी साउथ से यहां राजधानी तक कैसे पहुंच गए?
भले ही वो सारे सोल इंजीनियर्स हों, फिर भी ये इम्पॉसिबल है कि उन हजारों लोगों के पास क्लास 8 फ्लाइंग टूल्स हों। सू तियानरान ने अपने माथे पर सिकुड़न लाते हुए सोचना शुरू किया। ये सिचुएशन सच में उनके दिमाग के बाहर थी। दुश्मन जितना ज्यादा अननोन होता है, वो उतना ही ज्यादा खौफनाक होता है। ये बात वहां खड़े हर इंसान जानता था। योर मैजेस्टी, तभी ये शिक्षुई ने बोलना शुरू किया। जी। सू तियानरान तुरंत ये शिक्षुई की तरफ मुड़ा और उसकी आवाज में एक रिस्पेक्ट आ गई। आखिर वो एक अल्टीमेट डो लुओ थी और सन मून एम्पायर की सबसे ताकतवर इंसान थी। आप क्या सोचती हैं? सू तियानरान ने पूछा। वो उसे सीधा नाम से नहीं बुला सकता था, खासकर इतने सारे मिनिस्टर्स के सामने, क्योंकि सब जानते थे कि वो होली गोस्ट चर्च की असली बॉस है। ये शिक्षुई ने कहा, जरूरी नहीं कि इतनी ताकत रखने वाले लोग उन 3 एम्पायर से ही हों। भूलिए मत, एक और ऐसी जगह है जो ये सब कर सकती है। ये सुनते ही सू तियानरान का दिमाग ठनका और उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या आप श्रेक एकेडमी की बात कर रही हैं? ये शिक्षुई ने नॉड किया। हाँ, बिल्कुल। सोचिए योर मैजेस्टी, जब हमने हेवनली सोल एम्पायर को तबाह किया तो श्रेक एकेडमी बीच में आई तो सही, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा धमाका नहीं किया। ये श्रेक एकेडमी का स्टाइल नहीं है। शायद वो लोग अपनी असली ताकत बचा कर रख रहे थे। और हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से श्रेक शहर पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। इसका कनेक्शन ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट के सोल बीस्ट से है। आपको वो लड़का याद है, हॉकू यूहाओ? उस लड़के ने स्पिरिट पिरामिड बनाकर इंसानों और उन खूंखार जानवरों के बीच की दुश्मनी खत्म करवा दी थी। कुछ साल पहले जब स्टार लो एम्पायर ने मिंगदू माउंटेन रेंज पर वापस कब्जा किया था, तब उसी लड़के यानी यूहाओ ने अपनी भयंकर कंसीलमेंट एबिलिटी दिखाई थी। वो तो मेरी स्पिरिचुअल बैरियर से टकरा गया था, इसलिए पकड़ा गया, वरना वो किसी की नजर में नहीं आता। और तो और उसने मुझे रोकने के लिए बीस्ट गॉड डी तयान की ताकत भी उधार ली थी। मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। ये शिशुई की बात सुनकर स्यू थियानरान को भी युवाहाओ याद आ गया। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? स्यू थियानरान ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। उसकी उम्र ही क्या है? जब वो टूर्नामेंट में टैंक सेक्ट की तरफ से लड़ा था, तब वो 20 साल का भी नहीं था। आज भी वो मुश्किल से 20-22 का ही होगा। स्यू थियानरान को युवाहाओ इसलिए भी याद था क्योंकि टूर्नामेंट में वो लड़का व्हीलचेयर पर बैठकर आया था और फिर भी उसने गजब की ताकत दिखाई थी। ये शिशुई ने ठंडी सांस ली। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो ड्रैगन गॉड डोनगो, मू इनका आखिरी चेला, डिसाइपल है। उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं। ये यूलिन ने अभी बताया ना कि उनका लीडर मैका सूट में था और उसमें से चिली एनर्जी निकल रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो वही लड़का है, क्योंकि उसके पास अल्टीमेट आइस मार्शल सोल है। स्यू थियानरान अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन एल्डर ये यानी ये यूलिन ने कहा कि उस बंदे की ताकत एक टाइटल्ड डोलुओं के लेवल की थी। बिना टूल्स के ये यूलिन भी उसे हराने में कॉन्फिडेंट नहीं था। ये शिशुई ने कहा, योर मैजेस्टी, दिखावे पर मत जाइए। इस दुनिया में ऐसे टैलेंटेड मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। इस वक्त हमारे लिए असली खतरा वो 3 एम्पायर्स नहीं, बल्कि श्रेक एकेडमी है। आप बस अपनी वॉर गॉड एम्प्रेस को ऑर्डर दीजिए कि वो अपनी आर्मी लेकर श्रेक सिटी को तबाह कर दे। जब श्रेक सिटी खतरे में होगी तो ये छुपकर वार करने वाले चूहे खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे और खुले मैदान में वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिल्कुल नहीं। तभी अचानक चीफ मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि अभी श्रेक एकेडमी से सीधा पंगा लेने का सही वक्त है। योर मैजेस्टी, प्लीज इस बारे में सोचिए। स्यू थियानरान ने नॉड किया। उसे अपने समझदार मिनिस्टर पर पूरा भरोसा था और वो ये भी जानता था कि ये शिशुई श्रेक एकेडमी से पर्सनल दुश्मनी यानी हेट्रेड रखती है, इसलिए उसके डिसीजन में पर्सनल फीलिंग्स मिक्स हो सकती हैं। चीफ मिनिस्टर ने समझाना शुरू किया, योर मैजेस्टी, श्रेक एकेडमी कोई आम जगह नहीं है। 10,000 साल पहले भी वो इस कॉन्टिनेंट की नंबर 1 एकेडमी थी। हमें उनकी असली ताकत का अंदाजा नहीं है। पिछली बार जब ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट के जानवरों ने उन पर बीस्ट वेव यानी जानवरों की बाढ़ से हमला किया था, तब भी श्रेक सिटी अपनी जगह से नहीं हिली थी। और जैसा कि सुप्रीम वर्शिप्ड यानी ये शिशुई ने कहा कि जुआहाओ डी थियन की ताकत उधार ले सकता है। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर हमने श्रेक सिटी पर हमला किया तो हम खुद श्रेक एकेडमी और ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट के जानवरों को एक साथ हमारे खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर देंगे। ये हमारी आर्मी के लिए एक भयंकर तबाही होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा, श्रेक एकेडमी अभी भी न्यूट्रल है। उन्होंने पूरी तरह से जंग में हिस्सा नहीं लिया है। हेवनली सोल एम्पायर तो तबाह हो चुका है। अगर हम स्टार लो और डोलिंग एम्पायर को भी हरा दें तो श्रेक सिटी के पास घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
लेकिन शर्त यह है कि हम उन्हें अभी न छेड़ें। अगर हमने उन पर हमला किया तो बाकी एम्पायर्स श्रेक सिटी को अपना बेस बनाकर हम पर पलटवार करेंगे। बकवास! ये शिशुई गुस्से से चिल्लाई। तुम्हें कुछ नहीं पता। ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट और श्रेक अकेडमी का एक साथ आना, ये एकदम बकवास नॉनसेंस है। भले ही युवाओं के स्पिरिट पैगडों ने उनके रिश्ते थोड़े सुधारे हों, लेकिन इंसान और सोल बीस्ट हमेशा से जानी दुश्मन रहे हैं। क्या जानवर इंसानों को बचाने आएंगे? कभी नहीं। वो तो चाहेंगे कि इंसान आपस में लड़कर मर जाएं। तुम्हारा एनालिसिस एकदम स्टूपिड है। चीफ मिनिस्टर ने भी ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैं सिर्फ एम्पायर के भले के लिए सोच रहा हूं। प्लीज अपने शब्दों पर ध्यान दें। श्रेक अकेडमी उन तीनों एम्पायर्स के लिए एक पवित्र जगह है, होली ग्राउंड है। कई सारे हिडन सेक्ट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम श्रेक पर हमला करेंगे तो हम लिटरली पूरे कॉन्टिनेंट के सारे सेक्ट्स को इनवाइट करेंगे कि आओ और हमसे लड़ो। क्या ये एम्पायर के लिए सही होगा? चीफ मिनिस्टर की ये बातें सुनकर स्यू ठ्यानरान ने भी हामी भरी। वो जानता था कि श्रेक अकेडमी की अहमियत क्या है। 10,000 साल पहले उन्होंने ही तीनों एम्पायर्स के साथ मिलकर सन मून एम्पायर को हराया था। इस बार सन मून एम्पायर हावी था, लेकिन वो अभी श्रेक अकेडमी को पूरी तरह से जंग में घसीटने का रिस्क नहीं ले सकते थे। ये शिशुई डेथ गॉड डोलुओ की आंखों में एक बहुत ही डार्क और जानलेवा चमक थी। उसने चीफ मिनिस्टर की बातों को काटते हुए एक बहुत ही अग्रेसिव टोन में कहा, श्रेक अकेडमी आज नहीं तो कल इस जंग में हिस्सा लेगी ही। तो फिर आज क्यों नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि हम उनसे आज लड़े या कल? और ये बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है कि इस भयंकर अटैक के पीछे श्रेक अकेडमी का हाथ है। उन पर सीधा हमला करना ही हमारा सबसे डायरेक्ट और इफेक्टिव ऑप्शन है। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम इस मेन प्रॉब्लम को इग्नोर कर दें? क्या तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर प्लान है? चीफ मिनिस्टर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, सुप्रीम वर्शिप्ड, हमने अभी अभी पूरे हेवनली सोल एम्पायर पर कब्जा किया है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है उस कब्जे को मजबूत करना। हमें महारानी से कहना चाहिए कि वो फ्रंट लाइन से कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर्स को वापस राजधानी भेजे। एक बार जब हम अपने इंटरनल मैटर्स को पूरी तरह से सुलझा लेंगे, तब हम वापस जंग शुरू कर सकते हैं। इस बीच हम हेवनली सोल एम्पायर की दौलत और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी सोल टूल टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस कर सकते हैं। स्टेबिलिटी इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। योर मैजेस्टी, हमारी पीठ को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। अगर महारानी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ नहीं है, तो मुझे आपकी सेफ्टी की बहुत फिक्र हो रही है। ये सुनकर एम्परर स्यू ठ्यानरान के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े से बदल गए। उसके ईगो पर चोट लगी थी। उसने बहुत ही ठंडी और गुर्राती हुई आवाज में कहा, मुझे मेरी हिफाजत के लिए किसी औरत की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन है। लेकिन हमें अपने इलाके में घुसे हुए इन छुपकर वार करने वाले दुश्मनों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। क्या किसी के पास कोई फूल प्रूफ प्लान है? स्यू ठ्यानरान ने अपनी तेज नजरें दरबार में खड़े सारे सीनियर ऑफिसर्स पर घुमाई, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे अपना मुंह बंद किए हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। तभी ये शिशुई ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, योर मैजेस्टी, मेरा जो ओपिनियन है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है। हाउ युवाओं अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके खुद को दुनिया की नजरों से छुपा सकता है। अगर सच में उसने इन कुछ ही सालों में कल्टिवेट करके एक टाइटल्ड डोलुओ का लेवल अचीव कर लिया है, तो वो हमारे एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक टाइटल्ड डोलुओ जिसके पास अल्टीमेट मार्शल सोल हो, वो कोई आम इंसान नहीं होता। हमें उसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। सोचिए योर मैजेस्टी, जब हमने अभी तक कंसीलमेंट यानी छुपने वाले सोल टूल्स इन्वेंट नहीं किए हैं, तो श्रेक अकेडमी के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है। मेरी नज़र में जो सोल इंजीनियर लीजन हमारे इलाके में घुसी है, वो पक्का युवाओं की इसी छुपने वाली ताकत के भरोसे अंदर आई है। अगर हम सीधा श्रेक अकेडमी पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दें, तो कम से कम हम युवाओं और उसकी आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। यही सबसे बेस्ट तरीका है। ये शिशुई ने आगे कहा, अगर आप सच में पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करना चाहते हैं, तो आपको श्रेक अकेडमी से निपटना ही पड़ेगा। हमारे और श्रेक के बीच की ये दुश्मनी कभी शांति से खत्म नहीं हो सकती। एक ना एक विनर तो डिसाइड करना ही होगा। तो क्या आप उनके और ज्यादा ताकतवर होने का इंतजार कर रहे हैं? अगर महारानी तेजी से श्रेक सिटी को तबाह कर दें, तो सोल मास्टर्स की दुनिया पूरी तरह से टूट कर बिखर जाएगी। मुझे महारानी के मिलिट्री इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा है। अगर आप ऑर्डर दें, तो मैं खुद होली स्पिरिट चर्च को लीड करके महारानी की मदद करने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही चीफ मिनिस्टर हड़बड़ा गया और तेजी से आगे आकर बोला, योर मैजेस्टी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये कदम उठाया, तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर हम श्रेक को हराने में नाकामयाब रहे, तो हमारी अब तक की सारी जीती हुई जंगें मिट्टी में मिल जाएंगी। प्लीज इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचिए। हम एक बहुत ही एडवांटेज वाली पोजीशन में हैं। हमें स्टेबिलिटी के पीछे जाना चाहिए, न कि किसी सुसाइड मिशन के।
और गाइस, चीफ मिनिस्टर की ये बात सुनते ही ये शिशुई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो फाइनली भड़क उठी। उसकी आंखों से एक ऐसी बर्फीली और जानलेवा चमक निकली कि पूरे दरबार का टेम्परेचर अचानक से माइनस में चला गया। वहां खड़ा हर इंसान कांपने लगा। ये शिशुई ने अपने शरीर से एक ऐसा खौफनाक और ऑप्रेसिव फोर्स रिलीज किया जो लिटरली लोगों की सांसें रोक रहा था। गाइस, जब डेथ गॉड को गुस्सा आता है तो लिटरली मौसम बदल जाता है। हर कोई उसकी उस खौफनाक ऑरा को फील कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑरा उनके शरीरों को चीर कर रख देगी। चीफ मिनिस्टर का चेहरा तो डर के मारे एकदम पीला पड़ चुका था। उसे लगा कि आज उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने सबकी आंखें फाड़ दी। एम्परर शूत्यानरान के ठीक बगल में जो एक बूढ़ा इंसान खड़ा था, एल्डर कॉन्ग दे मिंग, वो एक कदम आगे बढ़ा। अचानक से उसके शरीर पर एक बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल ग्रीन लाइट चमकी और उस ग्रीन लाइट से एक ऐसी पावरफुल लेकिन शांत फोर्स निकली जिसने सीधा जाकर ये शिशुई की उस खौफनाक ऑरा से टक्कर ली। क्लैश! ये शिशुई के मुंह से एक ठंडी फुफकार निकली और एल्डर कॉन्ग का शरीर भी हल्का सा कांपा। भले ही एल्डर कॉन्ग थोड़ा सा डिसएडवांटेज में लग रहे थे, लेकिन उन्हें कोई खास डैमेज नहीं हुआ। गाइज, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एल्डर कॉन्ग सीधा डेथ गॉड डोलुओ की ऑरा को फेस कर रहे थे और वो भी बिना डरे। दोनों की ऑरा एक दूसरे से भयंकर तरीके से टकरा रही थी और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। चीफ मिनिस्टर जो मौत के खौफ से कांप रहा था, एल्डर कॉन्ग के बीच में आते ही उसकी जान में जान आई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक अकेला इंसान डेथ गॉड डोलुओ के गुस्से को बिना पूरी तरह से दबे झेल रहा था। अगर ये बात बाहर सोल मास्टर्स की दुनिया में फैल जाती तो पूरे कॉन्टिनेंट में तहलका मच जाता। ये शिशुई ने गुर्राते हुए कहा, कॉन्ग दे मिंग, क्या तुम्हें सच में मुझसे इस तरह से पंगा लेने की जरूरत है? एल्डर कॉन्ग ने बहुत ही शांत और सॉलिड आवाज में जवाब दिया, ये इंपीरियल पैलेस है, सुप्रीम वर्शिप्ड, प्लीज एम्परर के सामने अपने बर्ताव का ध्यान रखें। ये शिशुई ने अपना सिर घुमाकर शूत्यानरान को घूरा, योर मेजेस्टी, क्या आप यही चाहते हैं? शूत्यानरान ने खांसते हुए सिचुएशन को संभाला। सुप्रीम वर्शिप्ड, प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानता हूं कि आप सिर्फ एम्पायर के भले के लिए सोच रही हैं, लेकिन हमें इस मामले पर बहुत ही गहराई से विचार करना होगा। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। मिलिट्री चीफ कहाँ है? तभी एक कोने से मिलिट्री चीफ भागता हुआ सामने आया। योर मेजेस्टी, मैं यहां हूं। मुझे अपने सजेशंस बताओ, शूत्यानरान ने डिमांड की। ये शिशुई चुपचाप एक साइड में खड़ी हो गई और शूत्यानरान को घूरने लगी। उसने अपनी ऑरा तो वापस खींच ली थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी एकदम कोल्ड था। उसे अब पूरी तरह से फील हो रहा था कि शूत्यानरान उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अब गाइज, मैं आपको एक बहुत बड़ा और माइंड ब्लोइंग सीक्रेट बताता हूं। आखिर ये कॉन्ग दे मिंग है कौन? ये शिशुई बहुत अच्छे से जानती थी कि ये बूढ़ा इंसान कौन है। ये सन मून एम्पायर के वर्शिप हॉल का मास्टर था। इसके रगों में 1/4 रॉयल खून दौड़ता था और ये पूरी तरह से 100% सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए लॉयल था। और सबसे बड़ा शॉकर सुनोगे? सन मून एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इंजीनियर ये शिशुई नहीं, बल्कि ये कॉन्ग दे मिंग था। जी हाँ गाइज, खुद ये शिशुई को भी ये मानना पड़ता था कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में इस बूढ़े इंसान से बहुत पीछे है। कॉन्ग दे मिंग की उम्र 150 साल से भी ज्यादा थी। वो एम्पायर के सारे क्लास 9 सोल इंजीनियर्स का चीफ था और एक रैंक 94 का टाइटल डोलुओ था। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते थे कि उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स थे। वो सिर्फ सबसे बड़ा इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूंखार सोल मास्टर भी था। अगर उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सोल टूल्स की रिसर्च में नहीं लगाया होता, तो शायद आज उसकी कल्टीवेशन ये शिशुई और लॉन्ग शाओजाई जैसे अल्टीमेट डोलुओ से बिल्कुल भी कम नहीं होती। और गाइज, वो क्लास 10 सोल इंजीनियर बनने के सबसे ज्यादा करीब था। ये शिशुई को सोल टूल्स की इतनी डीप नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो बेसिकली एक सोल मास्टर थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शिशुई का जो वो खौफनाक डेथ गॉड टूल है ना, वो भी मेनली इसी कॉन्ग दे मिंग ने बनाया था। इसीलिए ये शिशुई को भी इसके सामने थोड़ा झुकना पड़ता था। अगर ये शिशुई को कॉन्ग दे मिंग को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो, तो वो शब्द होगा अनप्रिडिक्टेबल, जिसका अंदाजा ना लगाया जा सके। पिछले 50 सालों में किसी ने भी कॉन्ग दे मिंग को लड़ते हुए नहीं देखा था। किसी को नहीं पता था कि उसके पास कौन कौन से खौफनाक हथियार हैं। खुद लॉन्ग शाओजाई और ये शिशुई को भी यकीन नहीं था कि वो इस बूढ़े को हरा पाएंगे।
कॉन्ग दे मिंग हमेशा अपनी लैब में रहता था, लेकिन हाल ही में जब उसने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स यानी मेका सूट्स की रिसर्च पूरी की, तब वो दुनिया के सामने आया। और ये शिशुई के लिए सबसे बड़ा शौक ये था कि कॉन्ग दे मिंग पूरी तरह से शू तियानरान के सपोर्ट में खड़ा था। इसी वजह से ये शिशुई एम्परर को कभी जान से मारने की धमकी नहीं दे सकती थी। और हाँ, धमाके के वक्त कॉन्ग दे मिंग अपनी लैब में था, वरना शू तियानरान को एक खरोच भी नहीं आती। जब कॉन्ग दे मिंग आगे बढ़ा था तो दरबार के बाकी सारे सोल इंजीनियर्स ने अपनी ऑरा रिलीज करके उसके साथ जोड़ दी थी। ये था उसका असली भौकाल, ये थी उसकी पावर। जिंग होंगचन और ये युलिन जैसे लेजेंड्स भी इसके सामने सिर झुकाते थे। खैर, वापस आते हैं मिलिट्री चीफ पर। मिलिट्री चीफ ने बोलते हुए बार बार कॉन्ग दे मिंग की तरफ देखा। जब उसने देखा कि एल्डर कॉन्ग कोई इशारा नहीं कर रहे हैं तो उसने बोलना शुरू किया, योर मेजेस्टी, मुझे लगता है कि सुप्रीम वर्शिप्ड और चीफ मिनिस्टर दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों के आइडियाज़ में कुछ कमियां हैं। अभी जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना, दोनों ही हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ओह, शू तियानरान थोड़ा हैरान हुआ। उसमें मिलिट्री चीफ को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो ये शिशुई और चीफ मिनिस्टर के बीच के झगड़े को बैलेंस कर सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा सच में कोई काम का सजेशन देगा। तो बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? मिलिट्री चीफ ने कहा, चीफ मिनिस्टर की बात सही है कि हम अभी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। अगर हम महारानी को वापस बुला लेंगे तो हम एक बहुत बड़ा मौका खो देंगे। लेकिन सुप्रीम वर्शिप्ड भी सही है, ये दुश्मनों को खुला छोड़ने का टाइम नहीं है। पर श्रेक एकेडमी पर सीधा हमला करना भी रिस्की है। चीफ मिनिस्टर ने चिढ़ते हुए कहा, गोल गोल बातें मत घुमाओ, अगर कोई प्लान है तो सीधा सीधा बताओ। मिलिट्री चीफ ने एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्माइल दी और कहा, हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम महारानी को, वॉर गॉड एम्प्रेस को, एम्पायर की इस करंट सिचुएशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं और उन्हें डिसाइड करने देते हैं कि आगे क्या करना है। हमारे दुश्मन बहुत एक्टिव हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी अभी क्लियर नहीं है। मिलिट्री के मामले में योर मेजेस्टी, आपके बाद महारानी ही सबसे बेस्ट हैं। वो फ्रंट लाइन पर हैं, तो उन्हें वहाँ की सिचुएशन का ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा है। हम उन्हें जज करने देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि श्रेक एकेडमी पर हमला करने का ये सही टाइम है, तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। गाइज, मिलिट्री चीफ सच में बहुत चालाक था। उसने शू तियानरान और जू जी के बीच के रिश्ते को एकदम परफेक्टली जज कर लिया था। एक एम्परर अपनी पूरी मिलिट्री की कमान सिर्फ उसी इंसान को सौंप सकता है जिस पर उसे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा हो। और सबसे बड़ी बात, क्राउन प्रिंस महारानी जूजी का ही बेटा था। कोई भी जूजी की लॉयल्टी पर शक नहीं कर सकता था। इस वक्त कोई भी क्राउन प्रिंस की गद्दी को चैलेंज नहीं कर रहा था। ऐसे हालातों में शू तियानरान अपनी पत्नी पर भरोसा क्यों नहीं करेगा? चीफ मिनिस्टर के पास कोई ढंग का प्लान नहीं था, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से सारी जिम्मेदारी महारानी जूजी पर डाल दी। और सच कहूं तो उसका एनालिसिस बहुत लॉजिकल भी था। ये उसका कोई टैलेंट नहीं, बल्कि उसकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस दिखा रहा था। जब चीफ मिनिस्टर ने मिलिट्री चीफ की बात सुनी तो उसका चेहरा थोड़ा सा बदल गया। वो अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था, लेकिन वो मिलिट्री चीफ की इस बात को काट नहीं सका। दूसरी तरफ डेथ गॉड डोलुओ यानी ये शिशुई ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ देर सोचने के बाद धीरे से हामी भर दी। ये दोनों इतने बड़े लेजेंड्स मिलिट्री चीफ की बात से सिर्फ इसलिए अग्री कर रहे थे क्योंकि जूजी ना सिर्फ एम्पायर के लिए पूरी तरह से लॉयल थी, बल्कि वो एक भयंकर और खूंखार कमांडर भी थी। गाइज, याद है ना, जूजी ही वो इंसान थी जिसने हेवनली सोल एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया था। ये शिशुई ने भी उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। जूजी ने मिंग 2 माउंटेन रेंज पर हमला करने का नाटक किया और फिर अचानक से पीछे मुड़कर सीधा हेवनली सोल एम्पायर को फाड़ कर रख दिया। उसने इतनी चालाकी से सारी इन्फॉर्मेशन सील कर दी थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। ये उसके फाइटिंग स्ट्रैटेजी का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने जंग का पूरा रुख पलट दिया था। उसके बाद सन मून एम्पायर थमा नहीं, उन्होंने हेवनली सोल एम्पायर के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। लोग तो यहां तक कहते थे कि अगर वॉर गॉड एम्प्रेस यानी जूजी उस वक्त क्राउन प्रिंस के साथ प्रेग्नेंट ना होती तो आज पूरा कॉन्टिनेंट सन मून एम्पायर के कदमों में होता। मिलिट्री चीफ की बात सुनकर एम्परर जू तियानरान के चेहरे पर फाइनली एक सुकून और खुशी आ गई। हाँ, इस वक्त जूजी का ओपिनियन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिरकार वही फ्रंट लाइंस को कंट्रोल कर रही है। उसे पता होगा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इसके बाद जू तियानरान तुरंत एल्डर कॉन्ग की तरफ घूमा और पूछा, एल्डर कॉन्ग, आपका क्या सजेशन है? कॉन्ग देमिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, योर मेजेस्टी, हमारे दुश्मन थोड़े लकी भी थे कि वो इस अटैक को सक्सेसफुली अंजाम दे पाए, लेकिन एक बात पक्की है, उन्हें किसी अननोन सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि हमारी इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन 300 मेका सूट्स अभी रेडिएंट सिटी में नहीं है।
अगर आप मुझसे इस सिचुएशन को जज करने के लिए कहें तो मेरा मानना है कि हमारे दुश्मनों के पास सिर्फ कंसीलमेंट यानी छुपने की ताकत नहीं है, बल्कि उनके पास स्पेशल एबिलिटीज यानी टेलीपोर्टेशन की ताकत भी है। स्पेशल एबिलिटीज, ये दो शब्द सुनते ही जू तियानरान पूरी तरह से शॉक में आ गया। ये शिशुई की आंखें भी फटी की फटी रह गई। गाइज, अगर कोई और ये बात कहता तो लोग उसका मजाक उड़ाकर उसे बाहर फेंक देते, लेकिन ये कॉन्ग डिमिंग था, वो इंसान जिसके पास इस वक्त दुनिया में सोल टूल्स की सबसे ज्यादा नॉलेज थी। स्पेशल एबिलिटीज का नाम सुनते ही सबका ध्यान सीधा ये शिशुई पर गया, क्योंकि पूरे कमरे में सिर्फ एक वही थी जो इसके आसपास भी फटक सकती थी। स्पेस को कंट्रोल करना सिर्फ एक अल्टीमेट डुओलोगो के बस की बात थी। खुद कॉन्ग डिमिंग भी ये नहीं कर सकता था। आज की सोल टूल टेक्नोलॉजी और स्पेशल एबिलिटीज के बीच एक ऐसा गैप था जिसे पार करना इम्पॉसिबल माना जाता था। कॉन्ग डिमिंग की बात सुनकर ये युलिन यानी स्टार्स की डुओलोगो बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया। एल्डर कॉन्ग, प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए, जू तियानरान ने कहा। कॉन्ग डिमिंग ने नॉड किया। लिटिल ये ने अभी अभी जो पूरी कहानी बताई उसमें वो एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर गया। उसने कहा कि दुश्मन की 2 सोल इंजीनियर लीजन्स थी, लेकिन उसने सिर्फ एक लीजन को पीछे हटते हुए देखा। तो फिर दूसरी लीजन कहाँ गई? दूसरी लीजन पक्का वही होगी जो तोपों के गोले दाग रही थी, और जो गोले हम पर दागे गए हैं उन्हें देखकर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो तांग सेक्ट की जूघे डिवाइन क्रॉसबो कैनन से फायर किए गए हैं। हमने हेवनली सोल एम्पायर से कुछ तोपें लूटी थी और मैंने उन पर एक सिंपल सी नज़र डाली है। तांग सेक्ट की ये तोपें अंदर से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सक्विजिट हैं, लेकिन इनमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी खुद को उड़ा लेने वाले कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें पूरी तरह से खोलकर चेक नहीं कर पाया। मुझे लगता है यही वो रीज़न है जिसकी वजह से तांग सेक्ट इतनी तेज़ी से वापस खड़ा हुआ है। ये तोपें लगातार गोले फायर कर सकती हैं, लेकिन इनका साइज छोटा नहीं होता। अगर उन्होंने हम पर हजारों गोले दागे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास कम से कम 100 से ज़्यादा जूघे कैनन्स होंगी। अब सोचिए, 100 से ज़्यादा भारी तोपें और एक पूरी की पूरी आर्मी। अगर वो पीछे हटना चाहते हैं तो एक अकेला इंसान अपनी कंसीलमेंट स्किल से इतने सारे लोगों और तोपों को नहीं छुपा सकता। एक अल्टीमेट डुओ लोगो भी ये नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास पक्का कोई स्पेशल ताकत है जिसके जरिए उन्होंने इतनी तेजी से उन सारी भारी तोपों को वहां से शिफ्ट कर दिया। जू तियानरान खौफ से कांप उठा। मुझे मत बताइए कि कोई स्पेशल सोल टूल है। ये कैसे पॉसिबल है? यहां तक कि आपने भी? कॉन्ग डिमिंग ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मैंने सच में अभी तक कोई भी स्पेशल टूल इन्वेंट नहीं किया है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इस दुनिया में कोई ऐसा टैलेंटेड इंसान नहीं है जो ये कर सके। हालांकि हमारी करंट टेक्नोलॉजी के बेस को देखते हुए किसी भी स्पेशल टूल का इन्वेंट होना लगभग इम्पॉसिबल है। स्पेशल स्टोरेज ही हमारी टेक्नोलॉजी की लिमिट है। इतने बड़े स्केल पर इंसानों और भारी हथियारों को ट्रांसपोर्ट करना, ऐसा टूल आज तक नहीं बना है। हमें इस मामले की बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अगर सच में कोई ऐसा टूल एग्जिस्ट करता है तो हमें हर कीमत पर हर रिस्क उठाकर उसे हासिल करना होगा। ये हमारे एम्पायर की सोल टूल डेवलपमेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। जू तियानरान ने हामी भरी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? कॉन्ग डिमिंग ने कहा, सबसे पहले ये सारी सिचुएशन वॉर गॉड एम्प्रेस को रिपोर्ट की जाए, और अगर सुप्रीम वर्शिप्ड यानी ये शी की बात सही है तो इस स्पेशल टूल और उन 2 लीजेंड्स को छुपाने के पीछे पक्का हुओ युहाओ का ही हाथ है। हमें उसे हर हाल में यहाँ लाना होगा और उससे सारे सच उगलवाने होंगे। मैं खुद उस लड़के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जिसने स्पिरिट्स यानी सोल स्पिरिट्स इन्वेंट किए और स्पिरिट पगोड़ा बनाया। डेथ गॉड डुओ लोगों की एक बात एकदम सच है, ये लड़का फ्यूचर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यानी नेमेसिस बनने वाला है। अगर हम उसे अपने साथ नहीं मिला सकते तो हमें उसे तुरंत मौत के घाट उतार देना चाहिए। तभी एकदम से बाहर दूर से एक भयंकर बूम की आवाज आई। कॉन्ग डिमिंग का रिफ्लेक्स इतना तेज था कि उसने सबकॉन्शियसली तुरंत आगे आकर जू तियानरान को कवर कर लिया। पलक झपकते ही उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ब्राइट ग्रीन लाइट की शील्ड बन गई। वहां मौजूद बाकी सारे लेजेंडरी सोल इंजीनियर्स ने भी तुरंत रिएक्ट किया और अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव टूल्स एक्टिवेट कर लिए। पिछला अटैक उन्हें अंदर तक डरा चुका था, इसलिए इस अचानक हुए धमाके ने उनकी रूह कंपा दी। ये युलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये आवाज, ये तो उसी सोल फॉर्मेशन की तरफ से आई है जहां दुश्मन छुपे हुए थे। क्या वो लोग वापस आ गए हैं? कॉन्ग डिमिंग ने अपनी भौएं सिकोड़ी। नहीं, इस धमाके की आवाज कुछ अजीब है। और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वहां एक खबर आ गई। उस सोल फॉर्मेशन पर जो बैरियर और सोल टूल्स दुश्मनों ने छोड़े थे उनमें एक भयंकर चेन एक्सप्लोजन हुआ था। वो सारे के सारे टूल्स पूरी तरह से राख में बदल गए थे। और सबसे बड़ा थप्पड़ तो ये था कि वो टूल्स असल में सन मून एम्पायर के ही थे जिन्हें दुश्मनों ने चुराया था।
यानी युहाओं ने उनके ही हथियारों से तबाही मचाई और जाते जाते सबूत भी मिटा दिए। ये सुनते ही ज़ूतियान रान के मुंह से लगभग खून की उल्टी निकलने वाली थी। उसने गुस्से में तुरंत मीटिंग डिसमिस कर दी। वो पर्सनली महारानी जूजी को एक लेटर लिखना चाहता था। पूरे रेडियंट सिटी में मार्शल लॉ लगा दिया गया और चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग शुरू हो गई। लेकिन गाइस, दूसरी तरफ जहां रेडियंट सिटी खौफ और टेंशन से जल रहा था, वहीं युहाओं के स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन के अंदर जश्न का माहौल था। 300 जूघे कैनन सक्सेसफुली अंदर वापस आ चुकी थी। भले ही उन्होंने अपने आधे से ज्यादा गोले फायर कर दिए थे और सन मून एम्पायर को कोई बहुत बड़ा फिजिकल डैमेज नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक गोल 100% अचीव किया था। दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें अंधा कर देना, और वो भी बिना कोई खरोच खाए, ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। रिसोर्सेज का खत्म होना इस शानदार विजय के सामने कुछ भी नहीं था। पूरे एक दिन यानी 24 घंटे तक डीप मेडिटेशन करने के बाद युहाओ फाइनली अपनी पीक स्टेट में वापस आ चुका था। उसे बिना गेस किए ही पता था कि बाहर रेडियंट सिटी में इस वक्त कैसा हड़कंप मचा होगा, इसलिए उसने बाहर जाने की कोई जल्दबाजी नहीं की। जैसे ही बेबे को पता चला कि युहाओ जाग गया है, उसने तुरंत एक मीटिंग बुला ली। इस वक्त डेमीप्लेन के अंदर मौत का कोई औरा नहीं था। तीनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स पागलों की तरह सेलिब्रेट कर रही थी, और क्यों ना करे, उन्होंने लिटरली रेडियंट सिटी की छाती पर खड़े होकर तोपें चलाई थी। ये दुश्मन के घर का सबसे मेन कोर था, और वो लोग वहां से बिना एक भी खरोच खाए वापस आ गए थे। इस लड़ाई ने हैवी आर्टिलरी और तांग सेक लीजन को एक ऐसा इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया जो कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकती थी। भले ही ये कोई डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। युहाओ की कमांडिंग स्किल्स ने हर एक इंजीनियर के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी। युहाओ के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और डिलाइटफुल स्माइल थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी टीम को ग्रीट किया और बेई के बगल में जाकर बैठ गया। टैग वूटोंग भी उसके साथ आई और उसके बगल में बैठ गई। बेई के चेहरे पर इस वक्त एक बहुत ही चौड़ी स्माइल थी। सन मून एम्पायर के लिए इस बार खतरे की घंटियां बज चुकी होंगी। हमारा ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। बस ये नहीं पता कि उस ज़ूतियन रैन का क्या हाल है। क्या वो मारा गया? युहाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। इंपीरियल पैलेस में बहुत सारे डिफेंसिव इंस्टॉलेशंस हैं और वहां टॉप टियर इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है। अगर ये अटैक ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स बनने से पहले हुआ होता तो शायद वो मर जाता, लेकिन अब चांसेस बहुत कम हैं। ज़ूतियन रैन के पास पक्का कई सारे गॉड लेवल डिफेंसिव टूल्स होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारा ये हमला बेकार नहीं गया। हमने उनके पैलेस को लिटरली उड़ा दिया है। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि उनका रिएक्शन क्या होगा। जू सांशी जोर से हंसा। सबसे बेस्ट सिचुएशन तो ये होगी कि वो डरकर अपनी फ्रंटलाइन आर्मी को वापस बुला लें। अगर ऐसा हुआ तो हमारा मेन गोल अचीव हो जाएगा, और फिर हम फ्यूचर में भी सन मून एम्पायर के अंदर ऐसी ही तबाही मचाते रहेंगे, उन्हें कमजोर करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस पूरे एम्पायर को घुटनों पर ला देंगे। बेई ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, अगर ये इतना ही आसान होता तो क्या हमारा एम्पायर आज इतने दर्द और तबाही से गुजर रहा होता? रेडियंट सिटी पर इस खौफनाक अटैक के बाद वो लोग पक्का अब हमें अपना मेन टारगेट बनाएंगे। सन मून एम्पायर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। वो पक्का कोई ऐसा टूल बना लेंगे जो स्पेशली हमें काउंटर करने के लिए हो। युहाओ, इसीलिए तुम्हें अब गलती से भी रेडियंट सिटी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही युहाओ शॉक रह गया। बेई ने उसके बोलने से पहले ही उसका प्लान रिजेक्ट कर दिया था। युहाओ ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, आपको कैसे पता चला कि मैं क्या करने वाला था? मैं बस बाहर जाकर ये देखना चाहता था कि हमने कितना डैमेज किया है, और मुझे फ्रंट लाइंस की सिचुएशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। आखिर रेडियंट सिटी से बेहतर इंटेलिजेंस और कहाँ मिलेगी? लेकिन बेई ने बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं युहाओ, हमारा ये ऑपरेशन पहले से ही एक सुसाइड मिशन था। मैं तुम्हें और ज्यादा रिस्क लेने नहीं दे सकता। हमने जो अचीव किया है वो बहुत है। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी खुद को स्टेबल करना है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं चाहूंगा कि हम फ्रंट लाइंस पर जाकर टाइम वेस्ट करें, पर रेडियंट सिटी नहीं। तुम्हारी स्पीड से तुम एक दिन में वहां जाकर वापस आ सकते हो। हम रेडियंट सिटी को अब टच नहीं करेंगे। वहां बहुत सारे लेजेंडरी मास्टर्स हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई और तुम वहां फंस गए तो हमारी ये पूरी मेहनत, हमारा ये पूरा प्लान एक सेकंड में राख बन जाएगा। युहाओ और बेई की एक सीरियस कॉन्वर्सेशन के साथ। युहाओ रेडियंट सिटी में वापस जाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि बेई अपने डिसीजन को लेकर एकदम अटल है तो उसने ज्यादा बहस नहीं की। गाइस, भले ही युहाओ इस पूरी टीम का दिमाग और जान था, लेकिन बेई इस टीम की रीढ़ की हड्डी था। युहाओ अपने एल्डेस्ट सीनियर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था।
बेइबेई ने समझाया, युहाओ, हमें रेडिएंट सिटी से जितना हो सके उतना दूर रहना है। जब अंधेरा हो जाए तो तुम बाहर जाना और जल्दी से वापस आ जाना। हम सब वापस एकेडमी चलेंगे। हमें उन्हें ये सारी खुशखबरी देनी है और फ्रंट लाइंस की सिचुएशन भी देखनी है। उसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट ऑपरेशन प्लान करेंगे। ठीक है, युहाओ ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के हामी भर दी। उसे भी लग रहा था कि अभी सिचुएशन को स्टेबल करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गाइज, युहाओ ने किसी को ये नहीं बताया कि एकेडमी वापस जाने से पहले उसे एक और छोटा सा काम निपटाना है। पूरी टीम में सिर्फ है ताउडू ही थोड़ा सा उदास लग रहा था। वो बोला, युहाओ, जब हम वापस जाएं तो रास्ते में सन मून एम्पायर के कुछ और सोल फॉर्मेशंस को उड़ाते हुए चलेंगे। इस बार हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है यार। जू सांशी जोर से हंसा। अबे ताउटू, तू कब से पैसों का इतना बड़ा गुलाम बन गया? है ताउटू भड़कते हुए बोला, अबे पैसों की बात है भाई। तुम्हें पता है इस बार हमने कितने तोपों के गोले फायर किए हैं? हमने अपना एक डिफेंसिव सोल फॉर्मेशन भी वहीं छोड़ दिया। मेरे दिल में दर्द हो रहा है भाई। ये सब बनाना कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास सन मून एम्पायर जैसी अंधाधुंध मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं है। बेइबेई ने हंसते हुए कहा, है ताउटू सही कह रहा है। जब हम वापस जाएंगे तो रेडिएंट सिटी पर नहीं, बल्कि उन ठिकानों पर हमला करेंगे जहां उनके सोल फॉर्मेशंस हैं। हम जितना हो सके उतनी तबाही मचाएंगे और अपने टूल्स को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन है ताउटू का दिमाग तो अभी भी गोल्ड सोल कॉइन्स यानी पैसों में अटका हुआ था। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, काश काश हम किसी तरह उस सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को लूट पाते। अगर हमारी टैंक सॉन्ग लीजन के पास भी वो ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स आ जाएं तो फिर हमसे कौन पंगा लेगा? चल बे, सबने एक साथ उसे घूरा। क्या उनकी अभी इतनी औकात थी कि वो उस इंपीरियल लीजन को चैलेंज कर सकें? बिल्कुल नहीं। लेकिन गाइस, पूरी टीम में सिर्फ युहाओ ऐसा था जो बहुत ही डीप थॉट में डूबा हुआ था। उसे पता था कि उस इंपीरियल लीजन को लूटना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो किसी तरह उनका एक ह्यूमन शेप्ड सोल टूल यानी मेका सूट चुराकर टीचर जुआन को दे दे तो वो लोग उसे खोलकर उसकी स्टडी कर सकते थे। ये श्रेक एकेडमी के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता। भले ही टीचर जुआन ने कुछ मेका सूट्स बना लिए थे, जैसे युहाओ और नानचू चियू के पास थे, लेकिन वो सिर्फ क्लोज कॉम्बैट के लिए थे और उन्हें मास प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था। अगर आप किसी चीज को मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो किसी काम की नहीं है। युहाओ खुद एक क्लास 9 सोल इंजीनियर था। उसे ये जानने की भयंकर खुजली हो रही थी कि सन मून एम्पायर ने इन मेका सूट्स को मास प्रोड्यूस कैसे कर लिया। अगर उन्होंने सच में ये कर लिया है तो उनकी आर्मी का लेवल एक टियर और ऊपर चला जाएगा और उन्हें हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। खैर, सब लोग रेस्ट करने लगे। जब रात हुई तो युहाओ और टैंग वूटोंग चुपचाप उस स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन से बाहर निकले और उसी छोटे से जंगल में वापस आ गए जहां उन्होंने वो गेट खोला था। बाहर की हवा बहुत ही जेंटल और ठंडी थी। रात एकदम शांत थी। पेड़ों और पौधों की एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू हवा में तैर रही थी और कीड़ों की भिनभिनाहट एक म्यूजिक जैसी लग रही थी। युहाओ और वूटोंग ने बाहर आते ही एक लंबी और गहरी सांस ली। वो ठंडी हवा लिटरली उनके शरीर में एक नई जान डाल रही थी। गाइस, चाहे वो डेमीप्लेन कितना भी सेफ क्यों ना हो, वो डोलुओ डॉट कॉन्टिनेंट जैसा कंफर्टेबल कभी नहीं हो सकता था। यही उनकी असली दुनिया थी। युहाओ वहां से उड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था। वो बस एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वूटोंग ने उसे क्यूरियस होकर देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? युहाओ ने अपने होठों पर उंगली रखी और बोला, श्श। फिर उसने हाथ से इशारा करके वूटोंग को अपने पास बुलाया। वूटोंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई, लेकिन वो उसके पास चली गई। युहाओ ने उसे अपने पास खींचा और उसे अपने कंधे पर सिर रखने दिया। वो बहुत ही प्यार से उसके पिंकिश ब्लू बालों को सहलाने लगा और फिर उसने अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग एक्टिवेट किया और अपना पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड वूटोंग के साथ शेयर कर दिया। स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग। वूटोंग को लगा कि युहाओ कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या था? युहाओ के स्पिरिचुअल सेंसेस बिना किसी लिमिट के फैलते जा रहे थे। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन युहाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही प्यारी, खुशियों से भरी और जेंटल वेव्स वूटोंग के दिमाग को पोषण दे रही थी। वूटोंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे अनगिनत छोटी छोटी जिंदा स्पिरिट्स यानी पेड़ पौधे उससे बात कर रही हों। वो सब उसे बता रही हों कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। वूटोंग की खुद की स्पिरिचुअल पावर भी उस खुशियों के समंदर में फ्यूज होने लगी और उसके सेंसेस भी बाहर की तरफ फैलने लगे। ये एक बहुत ही मैजिकल और ब्यूटीफुल फीलिंग थी। वूटोंग की स्पिरिचुअल पावर युहाओ जितनी हाई नहीं थी, इसलिए वो इस फीलिंग को और भी ज्यादा गहराई से महसूस कर पा रही थी। इस प्रोसेस में उसकी खुद की स्पिरिचुअल पावर भी एनहेंस हो रही थी। अगर युहाओ की जगह कोई और होता तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाता।
कोई भी इंसान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के इतने बारीक बदलाव किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन वुटोंग अलग थी। उनके मार्शल सोल्स एकदम परफेक्टली कंपैटिबल थे और उनके पास हाउ डोंग पावर भी थी। जब युहाओ अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता था तो वो दोनों लिटरली एक सिंगल एंटिटी बन जाते थे। जैसे जैसे टाइम बीता, युहाओ और वुटोंग अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो गए। वो उन पेड़ों और पौधों का ही एक हिस्सा बन गए। अगर कोई उन्हें अपनी आंखों से ना देखे तो कोई भी राडार या मास्टर उनका ऑरा डिटेक्ट नहीं कर सकता था। जब वुटोंग ने अपनी आंखें खोली तो आसमान में हल्की हल्की सुबह हो चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाहट तेज हो गई थी और जंगल ओस से भीग चुका था। युहाओ ने भी अपनी आंखें खोली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर एक बहुत ही ब्राइट स्माइल आ गई। वो दोनों अब इतने ज्यादा टेलीपैथिक हो चुके थे कि उन्हें बात करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ कुछ ही घंटों में वुटोंग पूरी तरह से बदल चुकी थी। पौधों की दुनिया के साथ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को फ्यूज करने के बाद उसके कल्टीवेशन में एक बहुत बड़ा जंप आया था। और मजे की बात यह थी गाइज कि इस प्रोसेस में सिर्फ इन दोनों को फायदा नहीं हुआ। उनकी स्पिरिचुअल पावर ने उन पेड़ों और पौधों की भी बहुत मदद की। जिन पौधों ने आज उनके साथ कल्टीवेट किया था, फ्यूचर में उनके प्लांट टाइप सोल बीस्ट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। दोनों ने अपना सूखा राशन निकाला और एक सिंपल सा नाश्ता किया। उसके बाद वो अपनी जर्नी पर निकल पड़े। युहाओ ने पहले ही पौधों के नेटवर्क से चेक कर लिया था कि आसपास का एरिया एकदम सेफ है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वुटोंग के चेहरे पर एक अजीब सा लुक आ गया। क्या हम वापस नहीं जा रहे? ये रास्ता कुछ सही नहीं लग रहा। एकेडमी जाने का रास्ता ईस्ट की तरफ था, लेकिन युहाओ उसे क्लियरली वेस्ट की तरफ खींच रहा था। युहाओ हंसा और बोला, मैं एल्डेस्ट सीनियर को एक सरप्राइज देना चाहता हूं, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं बताया। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वुटोंग ने अपने होठ सिकोड़े लेकिन कुछ और नहीं पूछा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और युहाओ को उसे गाइड करने दिया। ये एनहांसमेंट वुटोंग के लिए बहुत जरूरी था। वो पहले ही टाइटल डुलुओ बन चुकी थी। अगर उसे और पावरफुल होना था तो उसकी स्पिरिचुअल पावर का बढ़ना बहुत क्रिटिकल था। वो लोग वेस्ट की तरफ गए और उन्होंने रेडिएंट सिटी का एक बहुत बड़ा चक्कर मारा। आसमान में कभी कभी ड्रोन्स नजर आते थे, लेकिन युहाओ का राडार इतना तगड़ा था कि वो उन्हें पहले ही डिटेक्ट करके रास्ता बदल लेता था। फिर उन्होंने वेस्ट से एक और बड़ा चक्कर मारा और साउथ की तरफ उड़ने लगे। इसका मतलब था कि वो श्रेक एकेडमी से और भी ज्यादा दूर जा रहे थे। 2 घंटे उड़ने के बाद वुटोंग से रहा नहीं गया। युहाओ, हम आखिर करने क्या जा रहे हैं? युहाओ रहस्यमयी तरीके से हंसा और बोला, तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था? मैं तुम्हें उसी जगह पर लेके जा रहा हूं जहां मैंने पहली बार उस चीज को फील किया था। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, टेंशन मत लो। 1 घंटा और बीता। युहाओ फाइनली वुटोंग का हाथ पकड़कर जमीन की तरफ नीचे उतरने लगा। अब तक पूरी तरह से दिन निकल चुका था और सूरज की तेज धूप थी। नॉर्थ के मुकाबले साउथ में गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन युहाओ के शरीर से एक ठंडी और रिफ्रेशिंग ऑरा निकल रही थी जो सारी गर्मी को खत्म कर रही थी। युहाओ ने जमीन पर उतरकर वुटोंग को पूरी बात समझाई। उसने अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन फिर से पौधों के नेटवर्क से कनेक्ट किया और उसे बहुत दूर तक फैला दिया। कुछ ही देर बाद युहाओ खड़ा हुआ। अब वुटोंग को पूरी बात समझ आ चुकी थी। युहाओ ने पक्का कुछ बहुत ही भयंकर चीज खोज निकाली थी, वरना वो ऐसे टाइम पर यहां इतनी दूर नहीं आता। युहाओ ने इस बार उड़ने वाले टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया। वो वुटोंग को लेकर तेजी से एक तरफ दौड़ने लगा। जल्द ही उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन वैली यानी घाटी आ गई। यही वो जगह है, युहाओ ने कहा। जब उन्होंने घाटी के किनारे से नीचे देखा तो वो नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं था। वहां हर तरफ बहुत ही घनी ब्लू सिल्वर घास उगी हुई थी। हवा के साथ एक बहुत ही फ्रेश खुशबू आ रही थी। उस घास के समुद्र में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जो किसी कीमती रत्नों की तरह चमक रहे थे। गाइस, फाइनली युहाओ उस जादुई घाटी में पहुंच चुका है। क्या यही वो जगह है जहां 1 लाख साल पुराना ब्लू सिल्वर एम्परर छुपा हुआ है? और क्या युहाओ इस प्लांट गॉड को पकड़कर तांग्या की जान बचा पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।